विड्थ, और साथ के साथ डिजायर्ड रेट भी मिलेगा बिना सुपीरियरिटी को लॉस किए हुए। ये एपोमिक्सिस का एडवांटेजेस है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास एक केबल डायग्राम 2014 में आया था और बेसिकली आप देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पे जो लेयर है वो एक्साइन का लेयर है और इंटाइन का लेयर होता है। ये भी क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू में आया हुआ था। और ये देखो नीट में भी ऐसा आपका आया हुआ है लास्ट ईयर में। नीट का पहले बताओ वेलिस्नेरिया है क्या? वेलिस्नेरिया, जोस्ट्रा, सी ग्रासेस, ये सब है क्या? ये सब सारे एक्वेटिक प्लांट्स है कि नहीं? तो डायरेक्ट नीट में ऐसा क्वेश्चन पूछता है एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में, तो वेलिस्नेरिया। सो हेलो एवरीवन, तो आज का हमारा सेशन होने वाला है कंप्लीट बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों जरूरी है? अगर आप पढ़ भी लियो तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट नहीं मिलता है कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप ऐसा करो कि आप कॉपी लेके बैठो और उसके बाद स्क्रिबल करके फास्ट लिखते जाओ। अगर आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंट है फिर भी आप ये सेशन को देखोगे तो आप ध्यान से सुनोगे सारे बातों को, वो सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। जो आपके पेपर में क्वेश्चंस बनेंगे ये सारे इन्फॉर्मेशन यूज हो रहे होंगे। क्वेश्चंस का जो टॉपिक होता है वो फिक्स होता है। मैंने उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ कि जो क्वेश्चंस जो बनते हैं लगभग रेपिटेटिवली वही टॉपिक से बनते हैं जो 10 साल में वो टॉपिक रिपीट होते हैं। ये 90% पेपर जो होता है वो रेपिटेटिव टॉपिक से बनते हैं जो 10 साल पेपर में आया हुआ है। तो उसका मैंने एक डिटेल वीडियो आपके लिए बनाया हुआ है, आप उसको जाके चेकआउट करो। आज का सेशन में हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके पेपर में आएंगे। वो सारे इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बॉटनी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का चैप्टर लिया है। तो यहाँ से हम लोग चैप्टर्स वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने के लिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। और इतना दिन इसी वीडियोस के ऊपर काम चल रहा था। आई थिंक कि ये थोड़ा सा डिले है पर मेरे को भी वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, पर कोई बात नहीं। वीडियोस इज इम्पॉर्टेंट जो आपके पास अभी पहुंच रहा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन के साथ। और अपने ऊपर ट्रस्ट करो, यू आर मेकिंग टू रॉक इन योर एग्जाम। क्योंकि इतना जो मेहनत करने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज होता है, वो लगता है कि कुछ याद नहीं आ रहा है। तो उस केस में क्या करना है कि आपको डेटा को याद रखना है। उसके बाद जब आप एग्जाम पेपर में जाओगे तो वहाँ पे आप आराम से लिख पा रहे होगे सारे डेटा को। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट जो इंडिया में आया था कंटामिनेटेड एंड इज कॉज पॉलन एलर्जी। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें आप देख सकते हो कि हमारे पास जो पॉलन एलर्जी के बारे में बात किया था और साथ के साथ बोला है कि कोई एक ऐसा प्लांट है जो इंडिया में आया और उसके बाद वो पॉलन एलर्जी कर रहा है। तो ऐसा प्लांट जो था वो पार्थेनियम है। कौन सा प्लांट है? पार्थेनियम। पार्थेनियम को हम लोग कैरोट वीड भी बोलते हैं और कैरोट ग्रास भी बोलते हैं और कांग्रेस वीड भी बोलते हैं। बेसिकली ये जो प्लांट था ये इंपोर्ट, जब वीट को इंपोर्ट किया जा रहा था उस वक्त ये एक अनवांटेड प्लांट आ गया था जिसके कारण से ये प्रॉब्लम देखने को मिला। ये पॉलन एलर्जी करता है। पॉलन एलर्जी होता क्या है कि बेसिकली बहुत सारा नॉस्ट्रल्स के कांटेक्ट में जब पॉलन ऐसे कुछ पॉलन होते हैं तो जब आते हैं तो अस्थमा, ब्रोंकाइटिस ये सारा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। नेसल कॉन्सेशन, तो ये सारे बेसिकली पॉलन एलर्जी बहुत नॉर्मल है, बहुत सारे प्लांट से देखने को मिलते हैं। पर ये पार्थेनियम के बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि और पार्थेनियम एक वीड है, याद रखना। वीड मीन्स अनवांटेड प्लांट जो जिसका जरूरत ही नहीं है। एंथर विथ माल फंक्शनिंग टेपेटम ऑफन फेल्स टू प्रोड्यूस वाइबल मेल गेमेटोफाइट, गिव एनी वन रीजन। 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर सोच लो कि तुम्हारे पास ये 3-4 लेयर है और आपको 3-4 लेयर बोलने का मतलब है कि आपको पता है कि आपके पास एंथर है और एंथर को जब कट करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का हमारे पास दिखता है जहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम, एक माइक्रोस्पोरेंजियम को जब हम डिटेल में देखते हैं तो वी हैव लॉट ऑफ लेयर एंड दैट लेयर हैव एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेपेटम। जिसमें से हमारे पास जो टेपेटम होता है, टेपेटम क्या करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और ये जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको प्रोवाइड करता है? पॉलन ग्रेन को। अगर ये नरिशमेंट नहीं मिलेगा तो मेल गैमेटोफाइट जो बनेगा वो वाइबिलिटी खो देगा। जब वाइबिलिटी खो देगा तो प्लांट ही नहीं बनेगा। तो आपको आंसर में ये लिखना है कि टेपेटम इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है पॉलन ग्रेन को। और अगर माल फंक्शन होता है तो हमारा माइक्रोस्पोर है, डू नॉट गेट सफिशिएंट न्यूट्रिशन, जिसके कारण से वाइबिलिटी मेल गैमेटोफाइट का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका मियोसाइट से रिलेटेड और आपको पता होना चाहिए कि जो मियोसाइट होता है वो क्या होता है। वो एक तरह का मियोसिस करता है और ये डिप्लॉयड सेल होता है। मियोसिस करता है और ये कैसा सेल होता है? डिप्लॉयड सेल होता है। और साथ के साथ आपका बोला है कि कितना क्रोमोसोम्स है? 24 क्रोमोसोम्स। ये भी पीवाईक्यू है। 24 क्रोमोसोम्स है जिसमें से वी नो डैट कि अगर हैप्लॉइड का बात करते हैं तो ये 12 क्रोमोसोम्स यहाँ पे हो गया। और आपको पता है कि इंडोस्पर्म सेल जो होते हैं वो ट्रिप्लॉइड उसका कितना होता है? 3n होता है। और 3n होता है तो इसका मतलब कि 3 × 12 दैट मीन्स कि 36 क्रोमोसोम्स। आंसर इसका आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीनोगेमी और जिटनोगेमी के बीच में डिफरेंसेस। ये भी पीवाईक्यू है।
तो जीनोगेमी और जिटनोगेमी में आपको क्या क्या बात याद रखना है? सबसे पहला बात याद रखो जीनो, एक्स वर्ड थोड़ा अलग दिख रहा है, इसीलिए हम क्या है इसको ऐसे याद रखना, जिसका स्पीसीज डिफरेंट है, दैट मीन्स की डिफरेंट प्लांट, दैट मीन्स की जेनेटिकली डिफरेंट। और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जिटनोगेमी का अगर हम बात करते हैं तो ऐसा प्लांट जो हमारा क्या है, जो स्पीसीज क्या है वो हमारा क्या है सेम है, मतलब प्लांट हमारा सेम है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर वाला में पॉलिनेशन जो होगा वो दो फ्लावर दैट मीन्स कि डिफरेंट प्लांट के बीच में होगा, और यहाँ पे जो पॉलिनेशन होगा वो सेम प्लांट के बीच में होगा, तो जेनेटिकली भी सेम होगा। इसको लिखना कैसे है कि पॉलिनेटेड बिटवीन टू फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट जेनेटिकली डिफरेंट, जिटनोगेमी पॉलिनेटेड बिटवीन टू फ्लावर ऑफ सेम प्लांट जेनेटिकली सिमिलर। थोड़ा सा आपको थकावट दिख सकता है, दैट इज नॉर्मल, क्योंकि आई थिंक कि बहुत देर पढ़ाने के बाद भी मैं ये सेशन को ले रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक कि मैं कुछ स्किप नहीं करता हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वो काम मैं करना पसंद है और कर भी रहे हैं, ठीक है। तो हल्का सा थकावट को आप इग्नोर करना और जो काम की बातों पे आप ध्यान देना, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लांट, फिर से रिपीट क्वेश्चन हो गया, पार्थेनियम और कैरेट ग्रास, ये इंपॉर्टेंट वीट के साथ आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज बनाना रेफर टू ए पैरेंथोकार्पिक फ्रूट। तो जब हम बनाना का बात करते हैं तो पैरेंथोकार्पिक फ्रूट का मतलब होता है कि अनफर्टिलाइज ओवेरी से बना, दैट मीन्स कि जहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ वहाँ पे हम ये पॉइंट को रखते हैं। तो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम अनफर्टिलाइज ओवेरी, और ये एक सीडलेस और प्रोड्यूस होता है बिना फर्टिलाइजेशन का, इसीलिए हम इसको पैरेंथोकार्पिक फ्रूट का नाम दे देते हैं। कोलियोरेजा क्या होता है, तुमको पता होना चाहिए कि आपके ये जैसे सीड है तो ऊपर जो निकल रहा है, नीचे जो निकल रहा है, एक आपका रेडिकल है, एक आपका प्लीम्यूल है, एक रूट एक्सिस को बना रहा है, एक शूट एक्सिस को बना रहा है, दैट मीन्स कि एक स्टीम लीव्स को बना रहा है ना। तो प्लीम्यूल आपका ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, इसी को यहाँ पे क्या है सपोर्टिंग प्रोटेक्टिव शीथ होता है जो रेडिकल को सपोर्ट करता है मोनोकोट का, और उसी चीज एम्ब्रियो इन ए प्लांट, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोलियोरेजा का फंक्शंस यही होता है। अब उसके बाद कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, रूट कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटेक्ट करता है आपका किसको, रेडिकल को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो नीट में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि टार्सल से रिलेटेड कि कॉर्न कॉब जो आपका है वो उसमें कौन सा पार्ट है, फीमेल का पार्ट होता है, स्टाइल और स्टिग्मा होता है। तो आपको इसको कैसे लिखना है, टार्सल जो होता है कॉर्न कॉब रिप्रेजेंट द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, जो स्टाइल होता है और स्टिग्मा होता है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ऑर्गेनिक मटेरियल एक्साइन इन इंटाइन ऑफ एंजियोस्पर्म्स पॉलन ग्रेन मेड ऑफ, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एक्साइन। तो जो ये हमारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको कमेंट में लिखना है और अभी तुरंत आपको रफ पेपर में लिखना है इसका स्पेलिंग, स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन होता क्या है, एक बोल सकते हो ऑर्गेनिक मटेरियल है जो रेसिस्टेंट होता है अल्कलीज का, एसिड का, हाई टेम्परेचर का, जिसके कारण पॉलन ग्रेन सेफ होते हैं। अब हम लोग इसको लिखना कैसे, ये जो एक्साइन होता है बने होते हैं स्पोरोपोलिनिन से, जो मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। इंटाइन जो होता है वो सेलुलोज और पैक्टिन का बना होता है, इंटाइन सेलुलोज पैक्टिन। उसके बाद एक्साइन स्पोरोपोलिनिन, और उसके बाद मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस होता है। जो एक्साइन होता है वो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन मेल गैमेट को, दिस प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू हाई टेम्परेचर अल्कली डिग्रेडिंग एंजाइम्स एंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाइनोसियम ऑफ फ्लावर मे बी एपोकार्पस और सिनकार्पस, एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो गाइनोसियम आपका एपोकार्पस भी हो सकता है, सिनकार्पस भी हो सकता है। इसका एग्जांपल के साथ आपको ये लिखना है कि आपको इसका एग्जांपल याद रखना है, क्योंकि ये आपका नीट में आता है, एक एपोकार्पस एक सिनकार्पस, जिसमें से आपके पास एक माइसीलिया और एक पेपेवर, आपको एग्जाम्पल याद रखना है। लिखना कैसे कि गाइनोसियम जो है वो रिप्रेजेंट सबसे पहले किसको करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव, और उसके बाद आपके पास जो बोल सकते हो कि आपके पास जो गाइनोसियम है वो कैसा होता है, या तो फ्यूज होगा या तो फ्री होगा। अगर आपके पास डिस्टिंक्ट है दैट मीन्स कि फ्री है, तो उसका एग्जांपल हो गया माइसीलिया, ठीक है, एपोकार्पस माइसीलिया, ठीक है। अगर गाइनोसियम मल्टीपल है और फ्यूज है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, सिनकार्पस, और उसका एग्जांपल क्या है, पेपेवर। कभी कभार आपका डायग्राम बेस्ड भी इसका क्वेश्चन बन जाता है, और नीट में बहुत बार आया है, बहुत सारे टेस्ट सीरीज में आपको देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन करो। दैट मीन्स कि गाइनोसियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें से भी क्या फ्लावर का गाइनोसियम अगर मल्टीपल है, डिस्टिंक्ट है, दैट मीन्स फ्री कार्पल है, उसको हम एपोकार्पस बोल रहे हैं, एग्जांपल माइसीलिया। अगर गाइनोसियम मल्टीपल है, फ्यूज कार्पल है, तो उसको सिनकार्पस बोल रहे हैं, एग्जांपल पेपेवर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारे पास है कि क्लिस्टोगेमी होता क्या है, ठीक है, राइट एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमी। तो क्लिस्टोगेमी एक ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पे आपका क्या होता है, क्लोज फ्लावर होता है। मैं अभी तुरंत बोला था कि क्लिस्टोगेमी और चेस्मोगेमस आएगा, वेट करो। क्लिस्टोगेमी एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे पॉलिनेशन होता है, अकर इन क्लोज फ्लावर। एंथर और स्टिग्मा क्या होता है,
क्लोज लाई ना अनदर। जैसे कि हमारे पास मान लो कि कोई एक ऐसा फ्लावर है, क्लिस्टोगेमी मतलब दैट मीन्स कि यहाँ पे एंथर और जो आपका स्टिग्मा जो होगा, एंथर और जो स्टिग्मा होगा वो एक ही मतलब इसके क्लोज में होगा। जब क्लोज में होगा तो एस्योर सीट सेट होगा, दैट मीन्स कि यहाँ तो आराम से आपका पॉलिनेटर का तो जरूरत ही नहीं है ना। अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या है, डिसएडवांटेज यही होगा कि वेरिएशंस कम आएंगे, है कि नहीं। अब यहाँ देखो इट इज प्रोड्यूस एस्योर सीट सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर, पॉलिनेटर तो जरूरी ही नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, सेल्फ अंडरगो सेल्फ पॉलिनेशन और जिसके कारण से वेरिएशंस यहाँ पे घट जाएंगे, दैट मीन्स कि यहाँ वेरिएशंस देखने को ही नहीं मिलेगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एपोमिक्सिस एंड हाउ इज द फिनोमेना यूजफुल फॉर द फार्मर। तो सबसे पहले एपोमिक्सिस है क्या, एपोमिक्सिस मिमिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसमें होता क्या है, एक मैकेनिज्म से जहाँ पे सीड प्रोडक्शन होता है बिना फर्टिलाइजेशन का, बिना फर्टिलाइजेशन का सीड का प्रोडक्शन किया जाता है और ये एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बट मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। कुछ स्पीसीज में क्या होता है, डिप्लॉयड एग इज फॉर्म्ड व्हेन डेवलप्ड एन एम्ब्रियो विदाउट मियोसिस एंड सिंगेमी। कुछ स्पीसीज में तो ऐसा भी देखने को मिला है कि डिप्लॉयड एग का फॉर्मेशन हो रहा है एंड डेवलप्ड इनटू ए एम्ब्रियो विदाउट मियोसिस एंड सिंगेमी। इसका एडवांटेज क्या है, सबसे पहले ये कॉस्ट को रिड्यूस करेगा। किस चीज का कॉस्ट को रिड्यूस करेगा, दे रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। डिजायर्ड ट्रेट कैन बी मेंटेनिंग विदाउट लूजिंग द सुपीरियरिटी ऑफ द हाइब्रिड, और साथ के साथ डिजायर्ड ट्रेट भी मिलेगा बिना सुपीरियरिटी को लॉस किए हुए। ये एपोमिक्सिस का एडवांटेजेस है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास एक लेवल डायग्राम 2014 में आया था और बेसिकली आप देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पे जो लेयर है वो एक्साइन का लेयर है और इंटाइन का लेयर है जर्म पोर। ये इतना आपको दिखाना जरूरी है और आपको ये डायग्राम बनाना है मैच्योर पॉलिन का। और ये आपके पास क्या है, जेनेरेटिव सेल है, ठीक है। और ये बस ट्यूब न्यूक्लियस नहीं भी दिखाओगे चलेगा, वैक्यूल दिखाना है। तो ये वाला डायग्राम अगर आए तो ऐसे इसको बना देना। नेक्स्ट आपके पास ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, मेज ग्रेन के पास आपको पता होना चाहिए कि ये आपका जो होता है यहाँ पे सबसे आउटर में सीड कोट होता है जिसको पेरिकार्प बोल रहे हैं, या अंदर में एलिलियन लेयर होता है। ये भी क्वेश्चंस आपका पीवाईक्यू में आया हुआ था। और ये देखो नीट में भी ऐसा आपका आया हुआ है, लास्ट ईयर में नीट का भी क्वेश्चंस में आपका इसका लेवलिंग और इसका लेवलिंग पूछा था। तो ये आपका कॉलियोप्टाइल है, ये आपका कॉलियोरेजा जो मैंने बोला रूट कैप लाइक स्ट्रक्चर जो रेडिकल को प्रोटेक्ट करता है, प्लीम्यूल है, ठीक है। और अंदर में एल्यूमिनोल लेयर और ये देखो एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म अंदर का जो लेयर है वो आपका मेज ग्रेन कैसा होता है, एंडोस्पर्मस होता है। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। और जिसमें से ये स्क्यूटेलम कॉटलेडन ये सारा आपका लेवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, मेज के लिए था वो। अब यहाँ हमारे पास वेलिजनेरिया। सबसे पहले बताओ वेलिजनेरिया है क्या, वेलिजनेरिया, जोस्ट्रा, सी ग्रासेस, ये सब है क्या, ये सब सारे इक्वेटिक प्लांट्स है कि नहीं। तो डायरेक्ट नीट में ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है इक्वेटिक प्लांट्स के बारे में। तो वेलिजनेरिया, जोस्ट्रा और सी ग्रासेस। द पॉलिनेशन इन वेलिजनेरिया कैसे अचीव होता होगा, वाटर के थ्रू, जब एक्वेटिक प्लांट है तो। फीमेल फ्लावर्स कैसे होंगे, सबमर्ज होते हैं, पानी में डूबे हुए होते हैं। जे देर इज द सरफेस ऑफ वाटर बाय लॉन्ग स्टॉक ऑन रीचिंग द मैच्योरिटी। जब मैच्योर हो जाता है तो लॉन्ग स्टॉक के माध्यम से ये सरफेस ऑफ वाटर के पास पहुंचता है। एट द टाइम मेल फ्लावर और पॉलिन ग्रेन रिलीज होता है ऑन टू द सरफेस ऑफ द वाटर, और ये पैसिवली कैरिड होता है वाटर में करंट एंड इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर स्टिग्मा। और जैसे ही फीमेल फ्लावर स्टिग्मा के पास होगा तो वहां पे जाके तुम्हारा फर्टिलाइजेशन देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीका से हमारे पास क्या है, क्वेश्चन जो था ये वाला पॉलिनेशन कैसे होता है, वहां पे पॉलिनेशन इस तरीका से देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन बताना है डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ पॉलिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनोगेमी, जिटनोगेमी, ओटोगेमी। ओटोगेमी में क्या होता है सर, ये जो प्लांट है ना हमारे पास, इसमें क्या होगा, फ्लावर हमारे पास मान लो ए फ्लावर है, बी फ्लावर है, इसका पॉलिनेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तुम देख पा रहे हो कि प्लांट भी सेम है, क्या है, प्लांट भी सेम है, ठीक है। उसके बाद देखो जो जिटनोगेमी होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, यहाँ पे देखो सबसे पहले समझो ये फ्लावर भी सेम होगा, नॉट सबसे पहले तो फ्लावर सेम होगा, आई थिंक मैंने प्लांट सेम बोल दिया ना, फ्लावर भी सेम होगा। अब यहाँ पे देखो फ्लावर सेम है पर प्लांट भी यहाँ पे भी सेम है, पर यहाँ पे जो होता है आपके पास जिटनोगेमी में आपका फ्लावर डिफरेंट होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे ए फ्लावर है, यहाँ पे बी फ्लावर है। अब ये फ्लावर का पॉलिनेशन हो रहा है पर प्लांट सेम है, यहाँ पे भी प्लांट सेम है पर फ्लावर भी सेम है, यहाँ पे फ्लावर डिफरेंट है। जिनोगेमी में क्या होगा, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मान लो ए प्लांट है, यहाँ पे मान लो बी प्लांट है, ठीक है। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे बना दे, यहाँ पे मान लो तो ए प्लांट है, यहाँ पे मान लो बी प्लांट है। तो तुम देखो इसके फ्लावर और इसका फ्लावर,
यहाँ पे पॉलिनेशन हो रहा है तो इस कंडीशन को जिनोगेमी बोलते हैं। जिनोगेमी प्लांट भी डिफरेंट, जिटनोगेमी दैट मीन्स की फ्लावर डिफरेंट, ओटोगेमी यहाँ तक क्या फ्लावर भी सेम फ्लावर, मतलब फ्लावर सेम फ्लावर में ही हो रहा है। तो ये तुमको कॉन्सेप्ट समझना है। लिखना कैसे है, तुम लिख सकते हो इस तरीके से डेफिनेशन बना सकते हो। ओटोगेमी ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। जिटनोगेमी ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। जिनोगेमी इट ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज। इस तरीके से लिख सकते हो। और आपके पास कुछ क्वेश्चन है, अभी आप उसको देख रहे होगे। व्हाई आर एंजियोस्पर्म्स एंथर कॉल्ड डाइफिकस, और साथ के साथ लिखा होगा डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ये आपके पास क्वेश्चन है 2017 में पूछा गया है। इस डायग्राम में तुम देखोगे तो तुम्हारे पास जब आप माइक्रोस्पोरेंजियम को जूम करोगे, माइक्रोस्पोरेंजिया जब आप इसको जूम करोगे, स्पोरेंजिया दैट मीन्स कि आपका पुलर, जब इसको आप एक देखते हो तो माइक्रोस्पोरेंजियम वर्ड यूज करते हो। तो आपके पास एंथर है एंजियोस्पर्म जिसको डाइथिकस बोल रहे हैं, ये बाइलोब्ड होता है। हर एक लो में 2 थीका होते हैं, ठीक है। और साथ के साथ जब आप इसको जूम करोगे तो आपको कुछ लेयर देखने को मिलेंगे, जहाँ पे एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपेटम, ये सारा लेयर आपको जो लेबलिंग करना है, ठीक है। अब आके आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंट बिटवीन विंड पॉलिनेटेड एंड इंसेक्ट फ्लावर। सबसे पहले विंड पॉलिनेटेड फ्लावर का बात करते हैं और इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर का बात करते हैं, तो आपको क्या क्या पॉइंट पता होना चाहिए। जो ये इसका फ्लावर कैसा होगा, छोटा होगा। कैसा होगा, छोटा होगा, ताकि इजीली कैरी किया जा सके विंड के थ्रू। इसका फ्लावर कैसा होगा, लार्ज होगा और बहुत सारे इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेंगे। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है पैटर्न, क्या पैटर्न्स, ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस, है ना। अब आगे देखते हैं। फ्लावर आर ऑफन वाइट, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। इसका जो फ्लावर होगा विंड पॉलिनेटेड है, इसको ना तो ज़्यादा कलर होना चाहिए, ना तो इसको अट्रैक्ट करने का नेचर होना चाहिए, तो इस तरह ये है ही नहीं। व्हाइट कलर का है और कलरलेस है और ऑर्डरलेस है। थर्ड पॉइंट अगर इसी का देखते हैं अपोजिट में, तो ये कलरफुल होता है, कुछ इसमें स्मेल भी होता है ताकि पॉलिनेटर को अट्रैक्ट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि पॉलिन ग्रेन आर नॉन स्टिकी एंड लाइट। अगर ये स्टिकी होगा तो ये उड़ेगा ही नहीं, चिपक जाएगा, पर ये पॉलिन ग्रेन कैसा होता है, स्टिकी होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, पॉलिन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन ए लार्ज नंबर। अब यहाँ पे इसको उड़ना है भाई, तो इसको लार्ज नंबर में बनना है, क्योंकि बहुत जगह ये कहाँ अटकेगा, कहना मुश्किल है। ये पॉलिन ग्रेन जो है इंसेक्ट पॉलिनेटेड, एक बार इंसेक्ट पकड़ा, एक बार जाके वहाँ पे जाके छोड़ा, तो यहाँ पे पॉलिनेशन हो गया, पर इसीलिए ये फ्यूअर होता है नेचर में। अब यहाँ देखो, फ्लावर आर डिवॉइड ऑफ नेक्टर। यहाँ पे नेक्टर नहीं होते हैं, एंड एडिबल पॉलिन। फ्लावर आर डिवॉइड ऑफ नेक्टर एंड एडिबल पॉलिन, दैट मीन्स कि इसको खाया नहीं जा सकता है, ना एडिबल ये होता है। पर इसका अगर देखते हैं, जो हमारा इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर होता है, इसका फ्लावर हैव नेक्टर और ये एडिबल पॉलिन होते हैं। और ताकि ये एक तरह से पॉलिनेटर अगर लेके जा रहा है तो उसको कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए, फ्लोरल रिवॉर्ड, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन ये है कि वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस ऑफ क्रॉप्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेकिंग श्योर दैट की डिजायर पॉलिन ग्रेन पॉलिनेट हो रहा है स्टिग्मा से, किसका, बाइसेक्सुअल फ्लावर से। 2021 में अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, ये सीबीएसई के प्रैक्टिकल्स में भी और स्कूल्स के प्रैक्टिकल्स में भी कराए जाते हैं। इसमें 3 स्टेप्स होता है। एक तो तुम्हारा एम होना चाहिए कि तुम उसको क्या करो कि बाइसेक्सुअल जो हमारा फ्लावर है, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसका एंथर को निकालो। उससे क्या होगा कि पॉलिन कंटामिनेशन होना बहुत ही रुक जाएगा, क्योंकि हमें तो डिजायर पॉलिन से उसको एक तरह से बोल सकते हो कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराना है ना। तो जब हमको बाहर से पॉलिन जो मेरा मन काबिल है उसको जाके डस्ट करना है, इसके लिए क्या किया जाता है, बटर पेपर और पॉलीथीन से कवर्ड किया जाता है। कैसे किया जाता है, इसको कैसे लिखना है, ध्यान से देखो। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इन क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट में इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट ओनली द डिजायर पॉलिन ग्रेन क्या हो, यूज हो पॉलिनेशन के लिए। सबसे पहला पॉइंट ये करना क्यों, ताकि डिजायर पॉलिन ग्रेन पॉलिनेशन के लिए यूज हो। दैट द स्टिग्मा प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेशन बाय अनवांटेड प्लांट। और उसके बाद क्या है कि हमको क्या ये सोचना है कि स्टिग्मा को प्रोटेक्ट करना है। स्टिग्मा को प्रोटेक्ट इसलिए करना है ताकि अनवांटेड पॉलिन कोई भी आके यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करके ये प्रोसेस ना कर दे। अब देखो ध्यान से, इमेस्कुलेशन। अब यहाँ पे इमेस्कुलेशन का बात होता है। इमेस्कुलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे हम लोग एंथर को रिमूव करते हैं, किससे, बाइसेक्सुअल फ्लावर से, ताकि क्या हो सके, टू प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर से अगर हम ऐसा करते हैं कि एक पार्ट को निकाल देते हैं जो इंपॉर्टेंट है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, तो मेरा काम बन जाएगा। तो हमने क्या किया, रिमूवल किया एंथर को। बैगिंग सेकेंड प्रोसेस।
अब बैगिंग के बाद पॉलीथीन बैग और बटर पेपर से हम इसको कवर्ड करते हैं। देखो, कवरिंग द इमेस्कुलेटेड फ्लावर विथ बटर पेपर और पॉलीथीन, ठीक है। तो इमेस्कुलेटेड फ्लावर जिससे हम एंथर को निकाले थे, अब उसको कवर्ड करना है, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बैगिंग बोलते हैं, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द अनवांटेड पॉलिन कंटेमिनेशन। तो ये तुम्हारा बैगिंग का प्रोसेस का पॉइंट हो गया जो तुमको लिखना है। व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैग्ड फ्लावर अटेन रेसिप्टिविटी, अब देखो ये क्या है, जब अटेन रेसिप्टिविटी मैच्योर पॉलिन ग्रेन कलेक्टेड फ्रॉम द डिजायर प्लांट, और उसको डस्ट कर दो वहां पे स्टिग्मा पे। इस तरीका से तुम क्या कर सकते हो, द फ्लावर आर रीबैग्ड ऑब्टेन फ्रूट, आर देन रीबैग्ड ऑब्टेन फ्रूट। तो इस तरीका से हम ये सारा प्रोसेस को कर सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन होता है, अगर देखा जाए तो सीबीएसई में लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। अब तुम्हारे पास एक एनाट्रोपस ऑब्यूल का डायग्राम है, और तुमको पता होना चाहिए कि 50% जो ऑब्यूल है, और तुम्हारे बुक में भी जो डायग्राम है वो तुम्हारा अपोजिट है, और एनाट्रोपस ऑब्यूल होता है, देख सकते हो जो अपोजिट टाइप का है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे पहला देखते हैं कि ये जो होता है फ्यूनिकल का किससे अटैच है, हाइलम से। किससे अटैच है, हाइलम से। ये यहाँ पे माइक्रोपाइल एंड होता है, जहाँ पे ना इंटीग्यूमेंट है ना कुछ है, और ये आउटर इंटीग्यूमेंट हो गया, ये इनर इंटीग्यूमेंट हो गया। उसके अंदर वाला न्यूक्लियस सेल हो गया, फिर हमारा एम्ब्रियोसेक हो गया, और नीचे वाला एंड को हम बोलते हैं चलेजल पोल, ठीक है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है कि हमको सीक्वेंस बताना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का एंजियोस्पर्म्स में। तो डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर इनटू पॉलिन ग्रेन कैसे होता है, माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट पॉलिन ग्रेन में कैसे होता है। तो हमारे पास एमएमसी सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जिसको हम पॉलिन मदर सेल बोल रहे हैं। सबसे पहला म्यूसिस होता है, जिसको म्यूसिस 1 बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, माइक्रोस्पोर डायड बनता है। क्या बनता है, माइक्रोस्पोर डायड बनता है, 2 सिंपल सेल में टूटता है। फिर ये सेल्स हमारा 4 सेल्स में बनेगा। कैसे बनेगा, म्यूसिस 2 होगा। अब उसके बाद म्यूसिस 2 होने वक्त हमारे पास क्या है कि यहाँ पे देख सकते हो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो हो रहा है, यहाँ पे वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस सब में प्रोसेस देखने को मिलेगा, जहाँ पे तुमको एक सेल्स को दिखाना है जहाँ पे वेजिटेटिव सेल्स भी होगा और जेनेटिव सेल्स भी होगा, और जिसमें से वेजिटेटिव सेल्स और जेनेटिव सेल्स का साइज को वेरी करके दिखाना है, जो तुमने पढ़ा था इतना दिन में। डेट मीन्स की माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस जो मैंने लेक्चर में भी बताया था, 2 लेक्चर जो मैंने इसका अपलोड किया था। अब उसके बाद हमारे पास एक और डायग्राम यहाँ से आता है, मैच्योर एम्ब्रियोसेक इन फ्लावरिंग प्लांट में पोजेस 7 सेल और 8 सेल्स, ठीक है। तो एक्सप्लेन विद द डायग्राम। तो तुमको इसको डायग्राम से दिखाना है कि 7 सेल और 7 सेल्स और 8 न्यूक्लिएट कैसे करता है, ये तुमको दिखाना है डायग्राम से। और ये इंपॉर्टेंट है, कैसे दिखेगा ध्यान से देखो। अगर हम बात करते हैं एंटीपोडल का, तो एंटीपोडल में हमारे पास टोटल 3 सेल्स होता है और 3 न्यूक्लियाई होता है। ये तुम अगर लिख दोगे तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल और 3 न्यूक्लियाई है। पोलर न्यूक्लियाई का बात करते हैं, तो पोलर न्यूक्लियाई में हमारे पास 1 सेल होता है और 2 न्यूक्लियाई होता है, 1 सेल और 2 न्यूक्लियाई। अब उसके बाद हमारे पास बात करते हैं कि सिनर्जिड का बात करते हैं। तो सिनर्जिड में हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो, इस रीजन को हम सिनर्जिड बोल रहे हैं। 2 न्यूक्लियाई है टोटल। अब तुम टोटल जब सेल्स को जोड़ोगे तो तुम्हारे पास हो जाएंगे कितने सेल्स, टोटल तुम्हारे पास हो जाएंगे 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला चीज याद रखो, कैसे तुम्हारा 7 सेल्स 8 न्यूक्लियाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाई डू हर्माफ्रोडाइट एंजियोस्पर्म डेवलप्ड आउटब्रीडिंग डिवाइस, एक्सप्लेन एनी 3। तो हर्माफ्रोडाइट का मतलब सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए कि क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल का मतलब कि जहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों देखने को मिलेगा फ्लावर्स में। इस केस में किया क्या जाता है कि इन मेजॉरिटी ऑफ हर्माफ्रोडाइट जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होता है, हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। और बाइसेक्सुअल फ्लावर में प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन होते रहेगा तो एक टर्म होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ये एक टॉपिक में बहुत ज़्यादा बार यूज हुआ था। बेसिकली आपका स्ट्रेटेजीज इन्हांसमेंट एंड फूड प्रोडक्शन करके क्लास 12 का जो चैप्टर था, जिसको अभी कट कर दिया गया है, उस टॉपिक में ये बताया गया था कि अगर आप सेम ब्रीड के साथ हमेशा अगर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराया जाए या फिर उसके साथ हमेशा क्रॉस कराया जाए, तो जिस केस के कारण क्या होता है कि वहाँ पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलता है। जो सुपीरियर क्वालिटी होते हैं वो तो इस केस में सुपेरिटी को तो इंक्रीज करने के लिए किया जाता है, पर कुछ डिजीज भी जनरेट हो जाता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो अगर हम लोग क्या करें कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं इस केस में, तो उस केस में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि
वाई डू हर्माफ्रोडाइट एंजियोस्पर्म डेवलप्ड आउटब्रीडिंग डिवाइस, एक्सप्लेन एनी थ्री। तो यहाँ पे 3 रीजंस तुमको बताना है। तो मेजॉरिटी ऑफ हर्माफ्रोडाइट जो होते हैं बेसिकली वी नो दैट कि बाइसेक्सुअल होते हैं, जहाँ पे मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होता है फ्लावर के अंदर। और यहाँ पे कंटिन्यूअस सेल पॉलिनेशन के कारण एक टर्म देखने को मिलेगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ये जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होते हैं ये होते क्या है, जैसे कि सिंपल से समझना कि एक ही स्पीसीज को बार बार ब्रीड एक ही स्पीसीज से करवाओगे तो क्लोजली नियर, तो उस केस में क्या होता है, स्पीसीज के केस में भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखते हैं। ये टर्म स्ट्रेटेजीज एंड एनहांसमेंट में बहुत बार यूज किया गया था और ये जनरली मेनली क्यों किया जाता है, ताकि किसी भी एक क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए, सुपीरियर करने के लिए जो उस स्पीसीज में एग्जिस्ट करता है। पर प्लांट के केस में भी ऐसा ही होता है कि अगर तुम सेम के साथ हमेशा अगर उसका क्रॉस करवा रहे हो तो उस केस में क्या होगा, सेल पॉलिनेशन करवा रहे हो तो उस केस में इनब्रीडिंग डिप्रेशन डेवलप्ड होंगे, जिसके कारण से जो क्वालिटी जो सुपीरियरिटी होंगे वो तो मेंटेन रहेंगे पर कुछ डिजीज होने का डर रहता है। तो इसीलिए क्या होता है कि मैरिजेस भी दूर दूर होते हैं, ताकि क्या होता है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो और एक ही फैमिली में नहीं होते हैं, मतलब सेम फैमिली में नहीं होते हैं। ये टर्म जो था अब आगे देखते हैं। तो हमारे पास क्या, टू इंश्योर दैट क्रॉस पॉलिनेशन दे डेवलप्ड आउटब्रीडिंग डिवाइस। तो आउटब्रीडिंग डिवाइस, आई थिंक कि आपको ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन का टर्म्स हर एक सेंस में समझ में आया होगा, चाहे वो प्लांट हो गया एनिमल्स के केस में। इन कुछ प्लांट स्पीसीज में पॉलन जो होते हैं रिलीज होते हैं, स्टिग्मा रेसिस्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज। अब देखो ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन कैसे, मतलब कि हमारे पास बोल सकते हो कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कैसे जनरेट करके रखते हैं प्लांट। सबसे पहले कि एक केस तो ऐसा है कि कुछ प्लांट स्पीसीज में पॉलन रिलीज जब होंगे उस वक्त क्या है, स्टिग्मा का रेसिस्टिविटी उसके हिसाब से सिंक्रोनाइज नहीं होगा, जिसके कारण से पॉलिनेशन नहीं होगा। एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस एट डिफरेंट पोजिशन, ताकि क्या होगा, ना तो पॉलिन और एंथर तुम्हारा कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा तो पॉलिनेशन यहाँ पे भी नहीं होगा विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस एट डिफरेंट पोजिशन सो दैट पॉलिन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, मतलब अगर दूसरे स्पीसीज का अगर पॉलिन गिरा भी तो वो क्या कर सकता है कि उसको सक्सेसफुल वो नहीं कर सकता है। लास्ट पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी एक तरह से प्रोडक्शन अगर हो रहा है किसी भी प्लांट में तो ये भी तो एक तरह का आउटब्रीडिंग डिवाइस है, जिसके अंदर ये आएगा ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू पॉलिन बैंक यूजफुल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तुम्हारे लिए होगा। व्हाई सम सीड्स और सिट्रस रेफर्ड एज पॉलीमरनी, हाउ आर दे फॉर्म, 2018 का क्वेश्चन है। तो बेसिकली सबसे पहले जो पॉलिन बैंक हमारा होते हैं वो स्टोर करते हैं पॉलिन ग्रेन को, पहला पॉइंट। ये जो पॉलिन ग्रेन को स्टोर करते हैं, कुछ ऐसे पॉलिन को स्टोर करते हैं जो प्लांट बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है और वो प्लांट को फर्दर फ्यूचर में पॉलिनेशन करवा के फिर से जनरेट कराया जाता है। ये जो पॉलिन को स्टोर, और बहुत सारे पॉलिन को तो यूज किया जाता है वेस्टर्न कंट्री में, और ये जो वेस्टर्न कंट्री में यूज किया जाता है बेसिकली इसका जो यूज होता है एथलीट और हॉर्सेस को पॉलन टैबलेट के रूप में दिया भी जाता है ना, पॉलन सिरप भी आता है। तो यहाँ पे हम ये बोलना चाह रहे हैं कि लॉन्ग टाइम में इसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है पॉलन बैंक में, और उसका टेम्परेचर -190 डिग्री 96 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि विच कैन यूज एज प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। एक तो हो गया प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम के रूप में भी, और मैंने बोला कि कुछ को खाया भी जाता है, पॉलन टेबलेट्स और सिरप भी बनाया जाता है वेस्टर्न कंट्री में, ताकि उसके परफॉर्मेंस इंक्रीज हो। अब उसका नेक्स्ट है, इन पॉलन बैंक पॉलन आर स्टोर इन ए लिक्विड नाइट्रोजन। कहाँ पे स्टोर करते हैं ये याद रखना, लिक्विड नाइट्रोजन में। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है पॉलीइम्ब्रोनी। पॉलीइम्ब्रोनी क्या है, ये इट इज ए अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड। एक सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो का होने का को अकरेंस को ही हम क्या पॉलीइम्ब्रोनी बोलते हैं। सिट्रस में सम ऑफ द न्यूक्लियर सेल सराउंडिंग द एम्ब्रियो सेक स्टार्ट डिवाइडिंग एंड प्रोट्रूडिंग, उसके अंदर चले जाता है, जिसके कारण से इन द एम्ब्रियो सेक वेयर दे डेवलप्ड इनटू ए एम्ब्रियोस। दिस सीड्स कंटेन मेनी एम्ब्रियोस एंड आर कॉल्ड पॉलीइम्ब्रोनी सीड्स, और इसके अंदर पॉलीइम्ब्रोनी सीड जनरेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि वेयर डज द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस स्टार्ट इन एंजियोस्पर्म्स, और साथ के साथ क्या बोल रहा है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस अप टू फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वेयर डज द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस स्टार्ट इन एंजियोस्पर्म्स, कहाँ पे होता है, और डिस्क्राइब करो प्रोसेस अप टू द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक तक जो फॉर्मेशन का जो स्टेप्स है उसके बारे में बताओ। 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर हम देखते हैं कि मेगास्पोरोजेनेसिस होता क्या है, एमएमसी से मेगास्पोर का बनना ही तो मेगास्पोरोजेनेसिस है। तो लिखना क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। Towards the micropylar end of the ovule, one of the cells of nucleus differentiate into the megaspore mother cell. तो माइक्रोपाइलर एंड
के पास से एक सेल क्या करता है, डिफरेंशिएट होकर मेगास्पोर मदर सेल बनाता है, और उसके बाद एमएमसी मियोटिक डिविजन्स करता है ताकि 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बना सके, जिसमें से एक फंक्शनल होता है, 3 मतलब डी जनरेट कर जाता है। एक फंक्शनल होगा मेगास्पोर और 3 हमारा क्या होगा, डी जनरेट कर जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, ये तो आई थिंक रिपीट हो गया है, तो ये वाला डायग्राम तुमको इसमें बनाना है, जहाँ पे थोड़ा माइक्रोपाइलर इंड या इसको दिखा देना है, न्यूक्लियस दिखा देना है, उसके बाद मेगास्पोर मदर सेल दिखाना है, ये 4 सेल में बना मेगास्पोर टेट्राड दिखा देना है। अब उसके बाद इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन जो होता है उसको भी दिखाना है तुमको। यहाँ पे तुमको क्या है, इसी क्वेश्चन 24 के अंदर से यही सारा चीज लिखना है तुमको कि न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर सेल्स डिवाइड करेगा माइटोटिकली, जहाँ पे 2 न्यूक्लियाई मूव अपोजिट पोल्स, यहाँ पे देखो माइटोटिकली डिवाइड करके 2 अपोजिट पोल्स पे मूव कर गया, फिर से ये डिवाइड करेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या बोल रहा है कि 2 मोर मायोटिक डिवीजन अकर, जहाँ पे 2 मोर मायोटिक डिवीजन अकर हुआ, जिसके कारण से 4 और 8 सेल आपके पास बन गया, और यहाँ पे हमको देखने को मिल गया 8 न्यूक्लियाई। तो 8 न्यूक्लियाई स्टेज देखने को मिला, जहाँ पे चलेजल एंड पे 3 एंटीपोडल सेल है, माइक्रोपाइलर के पास ये डेटा याद रखना है, 2 सिनर्जिड और एक सेल सेंट्रल सेल के पास 2 पोलर न्यूक्लियाई है, सेंट्रल सेल के पास 2 पोलर न्यूक्लियाई। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास है ड्रॉ ए लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ पिस्टिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म शोइंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब अप टू द माइक्रोपाइलर ऑफ द ओब्यूल। तो आपके पास जो क्वेश्चन है, जहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है पिस्टिल का, एंजियोस्पर्म्स का, शोइंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब अप टू द माइक्रोपाइलर ऑफ द ओब्यूल, तो ये एकदम सिंपल सा आपका डायग्राम कभी भी आ सकता है। यहाँ पे देखो यहीं से आपका क्या स्टिग्मा यहीं से पॉलन को लेता है और फर्टिलाइजेशन कर देता है, और यहाँ पे आपके पास कुछ पॉइंट है, सिनर्जिड, एक सेल, ये सब आपको दिखाना है डायग्राम में, पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडल और पॉलन ट्यूब, ठीक है। और ऊपर वाला स्टेज जो स्टिग्मा होता है, जहाँ पे आपका पॉलन डस्ट होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्लेन द इवेंट दैट अकर अप टू फर्टिलाइजेशन व्हेन द कंपैटिबल पॉलन ग्रेन लैंड ऑन द स्टिग्मा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दैट इज दैट कि ये हमारा स्टिग्मा हो गया, और यहाँ पे हमारे पास पॉलन ग्रेन डस्ट करने के बाद क्या स्टेप्स देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं तो कंपैटिबल पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, इंटाइन ग्रोज आउट, सेकेंड प्रोसेस, इंटाइन ग्रोज आउट थ्रू द जर्म पोर एज पॉलन ट्यूब। तीसरा, द कंटेंट ऑफ द पॉलन ग्रेन मूव इनटू द पॉलन ट्यूब। अब जो भी कंटेंट होगा पॉलन ग्रेन का वो पॉलन ट्यूब के अंदर जाने के लिए लगेगा, क्योंकि इंटाइन ग्रोज आउट थ्रू द जर्म पोर एज ए पॉलन ट्यूब। The generative cells divide to form 2 gametes. Generative cell 2 gametes बना लेगा। The pollen tube grows through the stigma and style reaching the ovary. उसके बाद तुम्हारा 6 क्या है, the pollen tube enter the ovule through the micropyle। ये 6 प्रोसेस। सबसे पहले हमने क्या बोला कि कंपैटिबल पॉलन ग्रेन गिरा, उसका बाद इंटाइन का फॉर्मेशन हुआ, इंटाइन, फिर उसके बाद जो भी पॉलन ग्रेन है वो अंदर पॉलन ट्यूब से आया, जेनेटिव सेल डिवाइड किया, 2 गैमेट बनाया, पॉलन ट्यूब ग्रो थ्रू द स्टिग्मा एंड स्टाइल रीचिंग टू द ओवरी, द पॉलन ट्यूब इंटर, इसी तरह स्टेप्स करके तुमको लिख देना सारा चीज। द पॉलन ट्यूब इंटर द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल, उसके बाद इट इंटर द एम्ब्रियो सेक वाया द फिलीफॉर्म एपरेटस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दिखाना है, एंड डिस्चार्जेस टू मेल गैमेट नियर द एग एंड सिनर्जिड, और वहां पे जाके जो मेल गैमेट है वहां पे जाके आपको मेल गैमेट जो है नियर द एग्स एंड सिनर्जिड वहां पे जाके डिस्चार्ज करना है। उसके बाद 1 मेल गैमेट फ्यूज करेगा एग सेल के साथ और जाइगोट फॉर्म करेगा, जिसको हम सिंगेमी बोल रहे हैं, है ना। एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा एग सेल के साथ, जाइगोट फॉर्म करेगा सिंगेमी, और अदर मेल गैमेट फ्यूज करेगा 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ, जो पीएन दैट मींस के प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाएगा, जिसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोल रहे हैं। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक्सप्लेन डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन द पॉलन ट्यूब रिलीजेस मेल गैमेट इनसाइड द एम्ब्रियो सेक, ठीक है। तो अब उसके बाद आपको लिखना क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन बोला है, तो जब फर्टिलाइजेशन होता है उस वक्त होता क्या है, पॉलन ट्यूब रिलीज होता है 2 मेल गैमेट इन द एम्ब्रियो सेक, उसमें से एक मेल गैमेट क्या करेगा विद एक सेल टू फॉर्म डिप्लॉइड, और जिसको हम सिंगेमी बोल रहे हैं, और अदर मेल गैमेट फ्यूज करेगा, अभी तुरंत हम लोग बात किए थे, जो पीएन फॉर्म करेगा, ट्रिपल फ्यूजन जिसको हम बोल रहे हैं, और यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाता है। और ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट था जो अभी हम लोग पीछे भी बात किए थे, सिंस 2 एक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर इन द सेम एम्ब्रियो सेक द प्रोसेस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। 2 acts as of fertilization occur in the same embryo sac, this process is called double fertilization। आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि डिस्क्राइब द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इन कोकोनट। तो आपके पास जो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट का अगर हम बात करते हैं कोकोनट के अंदर, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इन कोकोनट अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन, जिसके कारण से ये फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म करता है,
और फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो होता है यही कोकोनट का पानी होता है। और सेल वॉल फॉर्मिंग अकर एंड द एंडोस्पर्म एंड सेल वॉल फॉर्मिंग अकर एंड द एंडोस्पर्म्स बिकम सेलुलर और सेलुलर एंडोस्पर्म इज व्हाइट कर्नल ऑफ कोकोनट। सेलुलर एंडोस्पर्म क्या है, उसका व्हाइट वाला पार्ट है, और फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो है उसका वो कोकोनट का पानी है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ आर द पी सीड्स डिफरेंट फ्रॉम कैस्टेड सीड्स रिस्पेक्ट टू एंडोस्पर्म। तो सबसे पहले इसमें अल्ब्यूमिनस और नॉन अल्ब्यूमिनस वाला बात आपको याद रखना है, ध्यान से सुनना कि क्या सबसे पहले तुम्हारे पास क्या है कि पी सीड्स क्या होता है, एक नॉन अल्ब्यूमिनियस होता है, बिकॉज एंडोस्पर्म यहाँ पे कंप्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं। नॉन अल्ब्यूमिनियस मतलब कि जहाँ पे एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जा रहा है। कैस्टेड सीड्स आर अल्ब्यूमिनियस बिकॉज द एंडोस्पर्म्स आर नॉट कंप्लीटली यूज्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अल्ब्यूमिनियस सीड्स रिटेन ए पार्ट ऑफ द एंडोस्पर्म। तो कैस्टेड सीड्स में क्या हो रहा है आपका अल्ब्यूमिनियस सीड्स, अल्ब्यूमिनियस बिकॉज ये क्या है एंडोस्पर्म्स इज नॉट कंप्लीटली यहाँ यूज हो रहा है, और यहाँ पे रिटेन रह रहा है। रिटेन मतलब कि रह जा रहा है, यहाँ पे कंप्लीटली यूज हो जा रहा है। जहाँ पे यूज हो रहा है उसको नॉन अल्ब्यूमिनियस बोल रहे हैं, जहाँ पे रह जा रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एंडोस्पर्म्स किस तरह का, हमारा अल्ब्यूमिनियस सीड्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारे पास क्वेश्चन है हाउ आर पी सीड डिफरेंट, ये हो गया रिपीटेड क्वेश्चन। उसके बाद एक डायग्राम आपके पास है, लेवल डायग्राम ऑफ मैच्योर डाइकोट एम्ब्रियो, जहाँ पे ये देखो प्लीम्यूल दिखा रहा है, ये आपका कॉटलेडन है। उसके बाद हाइपोकोटाइल रेडिकल जो नीचे जाएगा, और यहाँ पे आपका प्रोटेक्शन मिलता है इसको रूट कैप से। ठीक है, और उसके बाद आपके पास जो प्लीम्यूल है वो ऊपर जाएगा जो सूट एक्सिस बनाएगा। तो ये यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग कर लिए। तो आई थिंक ये सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सोचो तुम्हारे पास राउंड येलो, राउंड ग्रीन और रिंकल येलो, ये रिंकल ग्रीन, ये चारों जो बना है क्या ये किसी पे डिपेंड कर रहा है क्या नहीं? अलग अलग सेग्रीगेट हो, राउंड येलो मिला, रिंकल ग्रीन मिला, और ये सबका चार पेयर बन के आया, और चारों में इतना दम है कि ये किसी से मिल नहीं रहा है। राउंड येलो 9 बना, राउंड ग्रीन 3, या फीमेल है, अगर मेल है तो फीमेल है, ये अगर हम डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं सिंथेटिक मीडियम में इसको हम बना पा रहे हैं। अगर इसको इसका लाइफ साइकिल छोटा है तो क्यों नहीं इसको हम चूज करेंगे बोलो तो हमारे पास पीएस मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानियम बूस्टर को चूज किया था। दैट मींस कि यहाँ पे ZW प्रेजेंट होता है। जेड हेटेरोमॉर्फिक का मतलब कि यहाँ पे जो गेमेटिक उसका होगा उसका मॉर्फोलॉजी में थोड़ा सा अलग समझाओ कि मल्टीपल एलिज्म और कोडोमिनेंस का प्रोसेस। ह्यूमन पॉपुलेशन में जो मल्टीपल एलिज्म और कोडोमिनेंस दोनों शो करने वाला हमारा सिस्टम ब्लड ग्रुप सिस्टम है। ब्लड ग्रुप में हम हम क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं, बी पढ़ते हैं, ए भी ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं, तो ब्लड ग्रुप जब हम लोग कैपिटल टी से करा रहे हैं तो सारा टॉल आ रहा है। अब स्मॉल हेटेरोजाइगस से करा रहे हैं तो डॉट पाएगा और रेशियो 1:1 में। अनडिफेक्टिव जीन है हेमोफिलिया XHY। अब मेल्स के लिए क्या चाहिए ये समझना है। मेल्स को अगर डिफेक्टिव होना है हेमोफिलिया से तो नीड वन है ना, वन डिफेक्टिव जीन टू हैव हेमोफिलिया XHY। और यहाँ पे फीमेल्स में देखो XX है, इसमें 2 डिफेक्टिव जीन होना चाहिए। दैट मींस कि हेमोफिलिया का XX और XX, दैट मींस कि 2 होगा तभी वो क्या हो सकता है, डिफेक्टिव हो सकता है। और हेलो एवरीवन, तो यहाँ से हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके पीछे हम लोग बहुत सारे सेशंस को किए हुए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और मैं ट्राई करूंगा कि ये सारे सेशंस को एक मर्ज करके एक सेशन आपके लिए अवेलेबल करूँ। और उसके बाद यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जिसका इन्फॉर्मेशन आपके कल के एग्जाम, दैट मीन्स कि परसों के एग्जाम में आपका यूज हो रहा होगा। और अगर आप इस सेशन को भी देख के चले जाते हो और अच्छी तरीक़े से चीज़ों को रिकॉल करते हो, जो चीज़ भूल रहे हो उसको स्क्रिबल करके लिखो रफ पेपर में, इससे आपका क्या होगा, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। और ऐसा सबको महसूस होता है कि याद कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है, तो जो टर्मिनोलॉजी याद नहीं हो रहा है या जो चीज़ याद नहीं हो रहा है उस पर सिर्फ फोकस करो। बाकी सारा चीज़ तुम बायो में कुछ लिख ही दोगे, तो टर्मिनोलॉजी और जो चीज़ याद नहीं हो रहा है उसको बार बार लिखो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको बार बार लिखो, जो डेटा आ रहा है उसको तुम एक पेज में ट्राई करो कि लेने का। डेट मीन्स कि जब आप लेक्चर देख रहे हो तो जल्दी जल्दी स्क्रिबल करके देखो कि आपको क्या याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग सेशन को बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चंस क्या है कि ड्यूरिंग अ मेडिकल इन्वेस्टिगेशन इन्फेंट दैट मीन्स कि तुमको पता होना चाहिए कि 1 साल के बेबी के अंदर का बात हो रहा है। दैट मीन्स कि ये देखने को क्या मिला कि उसमें ट्राइसोमी देखने को मिला, 21 क्रोमोसोम्स का एक्स्ट्रा देखने को मिला। तो इसके कारण हम बोलते हैं ट्राइसोमी ऑफ 21। अब आपका क्वेश्चन से बोल रहा है कि बताओ कि उसमें जो चाइल्ड में सिम्टम्स फ्यूचर लाइफ में क्या देखने को मिलेंगे। तो फ्यूचर लाइफ में ये सिम्टम्स क्या, सबसे पहले तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो जिसका नाम क्या है, डाउन सिंड्रोम। इसमें होता क्या है कि जेनेटिक डिसऑर्डर में होता यही है कि इसमें आपका प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स 21, जिसको हम ट्राइसोमी ऑफ 21 बोल रहे हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स है इसमें क्या क्या सिम्टम दिखेंगे। सबसे पहले शॉर्ट स्टेचर, ठीक है, मतलब फिजिकली एक तो वीक रहेगा। शॉर्ट स्टेचर मतलब कि हाइट वाइट भी एकदम कद काठे जिसको बोलते हैं वो भी कम रहेगा। और उसके बाद विथ स्मॉल राउंड हेड, और हेड का भी थोड़ा ढांचा है जो स्मॉल राउंडेड तुम्हारा देखने को मिलेगा, तो ये लिखना है। फॉरवर्ड टंग, फॉरवर्ड टंग मतलब कि टंग में ग्रुप देखने को मिलेगा। पार्सली ओपन माउथ, थोड़ा सा माउथ हमेशा खुला रहेगा। उसके बाद तीसरा चौथा पॉइंट है ब्रॉड पाम,
ब्रॉड होगा और पाम क्रीजेस मींस बहुत सारे उसमें लाइंस तुमको देखने को मिलेंगे पाम्स में। रिटार्ड इज फिजिकली, साथ साथ क्या है, फिजिकली भी वीक होगा। साइकोमोटर हैविंग IQ एज वेल एज साइको डिजीज भी देखने को मिलेंगे और मेंटल डेवलपमेंट तो लो होगा ही। तो दिस वाज द सिम्टम्स जो उसके फीचर्स में उसको दिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। तो जब हम हनी बी का बात करते हैं, हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, जब हम हनी बीज के ऊपर देखते हैं तो इसका जो सबसे पहले समझना कि इसका मैकेनिज्म्स को बोलते क्या है। इसके मैकेनिज्म्स को बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉइड। क्या बोलते हैं? हैप्लोडिप्लॉइड मैकेनिज्म। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये तुम्हारे लिए होने वाला है। तो ये जो मैकेनिज्म्स है हमारे पास, हैप्लोडिप्लॉइड मैकेनिज्म्स है, इसमें क्या है, अनफर्टिलाइज एक डेवलप्ड इनटू मेल। सबसे पहले अनफर्टिलाइज, देखो जैसे पॉइंट बना के मैं सारा क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ, पॉइंट बना के लिखने से क्या होता है कि आपको समझ में आएगा और एग्जामिनर को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। डायग्राम का यूज करो, पॉइंट बनाओ, ये सारा इंपॉर्टेंट टिप्स को फॉलो करो, अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो पॉइंट को, ये 3 पॉइंट को मेंशन करो हर एक एग्जाम में। बायो का एग्जाम है तो उसमें डायग्राम से दिखाओ, पॉइंट वाइज करके लिखो, पैराग्राफ्स मत लिखो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और डायग्राम को लेबल करो और डायग्राम का जो लेवलिंग है उसके ऊपर डायरेक्शन दिखाओ कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर क्या है, ये सब के ऊपर फोकस करो। और हम लोग अभी क्वेश्चंस को देख रहे थे, देखो तो यहाँ पे फीमेल्स इज डिप्लॉइड, दैट मीन्स कि 2n, मेल्स यहाँ पे कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। उसके बाद डायग्राम रिप्रेजेंटेशंस का यहाँ पे कैसे आपको दिखाना है, ध्यान से देखना। ये फीमेल्स है, ये मेल्स है। फीमेल्स के हनी बीज का अगर बात करते हैं, क्रोमोसोम्स कितना है, 32। फीमेल्स के कितना अंदर है, 32। यहाँ पे मेल्स में कितना है, 16। फीमेल्स में जब 32 है, यहाँ पे आपको मियोसिस देखने को मिलेगा। जब मियोसिस देखने को मिलेगा तो यहाँ पे 16 और 16, आपको पता है कि ये डिवीजन जो हो रहा है आपके पास मियोसिस में, ये 16 बढ़ गया, ठीक है। माइटोसिस मियोसिस तो आपको पता होना चाहिए। और देखो ये इक्वेशनल डिवीजन हुआ जहाँ पे 16 ही रह गया। अब ये जो हमारे पास डिवीजन हो रहा था, हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस होता है। दैट मीन्स कि बिना फ्यूजन का, जाइगोट का, यहाँ पे क्या हो गया, देखो गैमेट जो भी है वो क्या किया, मेल बनाया। और ये मेल जो बना वो 16 क्रोमोसोम्स का है। कितना क्रोमोसोम्स का, 16 क्रोमोसोम्स का। बट ये जो 16 था, एक 16 से पार्थेनोजेनेसिस से यहाँ पे एक मेल बना, और यहाँ पे जो हमारे पास बना ये 16 जो बचा, वहाँ इसका माइटोसिस से जो ये आया था 16 जाके फर्टिलाइजेशन किया और यहाँ से एक फीमेल बना जिसका 32 क्रोमोसोम्स है। तो तुम्हारे पास पॉइंट ये है कि इसका जो मेल बन रहा है वो पार्थेनोजेनेसिस से बन रहा है, जिसके कारण से इसके पास 16 है, और ये फीमेल जो बन रहा है वो फ्यूजन कर रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जिसके कारण से 32 है। क्या पॉइंट समझ में आया? तो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट था हैप्लोडिप्लॉइड। दैट मीन्स कि यहाँ पे तुम्हारे पास जो फीमेल्स है उसमें तुम देख सकते हो कि 32 क्रोमोसोम्स है। मेल्स में 16 क्यों है कि वो पार्थेनोजेनेसिस से बन रहा है, और फीमेल्स यहाँ पे देखो फ्यूजन कर रहा है, फर्टिलाइजेशन से बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 चिल्ड्रन है, एक का ब्लड ग्रुप। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है कि ब्लड ग्रुप जो हमारे पास है AB एंड द अदर विथ ब्लड ग्रुप O आर born to parents where the father has blood group A, ठीक है, एंड द मदर हैज ब्लड ग्रुप B। दैट मीन्स कि सर यहाँ A भी ब्लड ग्रुप है, B भी ब्लड ग्रुप है, तो वर्क आउट क्रॉस सो दैट हाउ इट इज पॉसिबल। तो हमारे पास तो पहले पता है कि फादर का बात किया है तो IA, दैट मीन्स कि अगर A ब्लड ग्रुप है तो उसको हम IA तो लिखेंगे, रेसेसिव में तो ये होगा ही। फादर का अगर B है तो यहाँ पे B लिखेंगे और रेसेसिव में I होगा ही, ठीक है। फादर को IA I लिखे और मदर को IB I लिखे, ठीक है। उसके बाद हम क्या कराते हैं, इसको क्रॉस करवा रहे हैं। क्रॉस करवाने से हम देखें कि सबसे पहले IA और IB बनेगा, और ये हमारा एक ऐसा बनेगा जिसको हम बोल रहे हैं जहाँ पे दोनों डोमिनेंट है, A और B दोनों डोमिनेंट है, इस कोडोमिनेंस का केस बन गया। और ये देखो, तो ये कोडोमिनेंस यही तुमको याद रखना है, ये वाला पॉइंट तुमको याद रखना है। I और IB I ये तो नॉर्मल है, ये O है क्योंकि यहाँ पे कोई भी डोमिनेंट देखने को नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा O आ गया। अब यहाँ पे देखो B है, यहाँ पे B डोमिनेंट है, यहाँ पे A डोमिनेंट है। इसको वर्ड में कैसे लिखना है, फादर मदर का क्या होगा वही चीज को यहाँ पे लिख सकते हो AB। और अब बात कर रहे हैं कि चिल्ड्रन का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, तो चिल्ड्रन का ब्लड ग्रुप आपका क्या हो जाएगा, AB IA IB, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा पूछ रहा था कि चिल्ड्रन का क्या पॉसिबल है, जो तुमको लिखना है कि चिल्ड्रन का क्या हो जाएगा AB, दैट मीन्स कि उसमें क्या देखने को मिलेगा IA और IB, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट तुमको दिखना था, और क्या क्या रिस्पेक्टिवली गैमेट बनेगा वो तुमको दिखाना है यहाँ पे, पर मेनली तुमको फोकस कहाँ पे करना है, ब्लड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन AB IA IB। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर पढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चंस कुछ ऐसा है जो तुम देख सकते हो कि इसी क्वेश्चंस को मैंने कुछ इस तरह से भी लिखा है, अब आगे देख सकते हो यही सेम चीज़ है। अब उसके बाद हमारे पास बोला है कि वाई डू ह्यूमन्स मेल सफर फ्रॉम हीमोफीलिया मोर देन फीमेल्स। तो आखिर ऐसा क्वेश्चन है कि ह्यूमंस में ही ऐसा मोर हीमोफीलिया डिजीज क्यों देखने को मिलता है,
और तुमको ये भी बताना है कि हीमोफीलिया में क्या होता है, क्या आखिर सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो तुमको कुछ याद रहे या नहीं रहे, तुमको पहला पॉइंट ये याद रखना चाहिए कैसा डिजीज है, सेक्स लिंक्ड। कभी कभार ये मैच द फॉलोइंग बन जाता है, सेक्स लिंक डिसऑर्डर है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आते हैं, यहाँ पे ब्लड फेल्स टू क्लॉट, ठीक है, जिसके कारण से क्या होगा, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होगा इवन फ्रॉम स्मॉल इंजरी, छोटा सा इंजरी हुआ, छोटा सा कट हुआ, तुमको देखने को मिलेगा बहुत सारा ब्लड का लॉस हो रहा है। उसके बाद क्या है, द रेसेसिव एक्स लिंक जीन कॉज हीमोफीलिया। तो यहाँ पे सोचना ये है कि एक्स लिंक जीन जो है वो हीमोफीलिया को कॉज कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब उसके बाद तुमको पता होना चाहिए कि मेल्स के अंदर XY होता है, फीमेल्स के अंदर XX होता है। अब यहाँ पे समझना ये है कि नीड जस्ट वन डिफेक्टिव जीन हैव हीमोफीलिया XHY। अब मेल्स के लिए क्या चाहिए ये समझना है, मेल्स को अगर डिफेक्टिव होना है हीमोफीलिया से तो नीड वन जीन, है ना, वन डिफेक्टिव जीन टू हैव हीमोफीलिया XHY। और यहाँ पे फीमेल्स में देखो XX है, इसमें 2 डिफेक्टिव जीन होना चाहिए, दैट मीन्स कि हीमोफीलिया का XH और XH, दैट मीन्स कि 2 होगा तभी वो क्या हो सकता है, डिफेक्टिव हो सकता है। और ये क्रॉस होने के बाद बहुत ही रेयर केस होता है कि ऐसा देखने को मिलता है। इसी के कारण हम बोलते हैं कि मेल्स जो होता है ज्यादा सफर करता है हीमोफिलिक से एज कम्पेयर टू फीमेल्स। अब हमारे पास पॉइंट है कि कैरियर जो है वो XHX कैन पास द जीन थ्रू ऑफस्प्रिंग, और कैरियर XHX जब तक पास नहीं करेगा, जब तक, एक तो तुमको पता है कि फीमेल्स में क्या है, XH 2 बार चाहिए तब जाके हीमोफीलिया होगा। ये तुमको क्रॉस दिखाना है डायग्राम में जब ये कोई इस तरह का क्वेश्चन आएगा हीमोफीलिया वाला। कैरियर मदर देखो, अगर कैरियर मदर भी है तो उसको ये होना चाहिए तभी वो कैरियर मदर कहलाएगा। अब देखो यहाँ से X और XH निकला, नॉर्मल फादर है XY। अब तुम सोच कि यहाँ पे XH भी है तो यहाँ पे कैरियर है, तो यहाँ पे देखो जो डॉटर बना वो तो नॉर्मल है, एक सन नॉर्मल बना, फिर भी यहाँ पे देखो 25% चांस है, नॉर्मल फादर है फिर भी उसका जो ऑफस्प्रिंग आ रहा है उसमें क्या है कि उसमें 25% होगा अगर कैरियर मदर यहाँ पे XH है तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैरियर एक आया, ये भी कैरियर फॉर्म में आ रहा है, ये भी आगे प्रोसीड करेगा। अब यहाँ पे देखो एक फीमेल्स है जिसको हुआ है हीमोफिलिक सन। अब तो ये तुमको समझना था कि अगर समरी पॉइंट देखा जाए तो एक वर्ड में समझो कि मेल्स के अंदर XY होता है और वहाँ पे हीमोफिलिक जो हमारे पास देखने को मिलेगा वो XHY, दैट मीन्स कि 1 डिफेक्टिव जीन में ही प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाएंगे अगर ऐसा होगा तो। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो ये कैरियर है, फिर से कैरियर बनेगी, ये डॉटर होगा, पर ये देखो जो ये सन बन रहा है, हीमोफिलिक सन बन रहा है, ये देखो इसको तो डिजीज हो गया क्योंकि XH तो एक आ गया। जो मैं समझा रहा हूँ बस ये समझाना चाह रहा हूँ, इसके ऊपर इतना टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इकोलॉजी के क्वेश्चन में उतना टाइम नहीं देना है, वो ऐसा क्वेश्चन है जो याद तुमको करना है। इसको अगर तुम नहीं समझे हो, टॉपिक नहीं पढ़े हो, इसलिए मैं इतना घुमा फिरा के मैं समझाना चाह रहा हूँ ताकि अभी भी कवर हो जाए। तो मैं ये बस बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हीमोफिलिक सन कैसे बना, क्योंकि मेल्स में एक डिफेक्टिव जीन से भी डिसऑर्डर हो जाएगा हीमोफिलिया, पर फीमेल्स में XH चाहिए तभी जाके होगा। देखो ये कैरियर है, अभी तक इसको डिजीज कॉज नहीं हुआ है जो कि ये फीमेल्स है, ठीक है, ये कैरियर है, आगे ये प्रोसीड करेगी नेक्स्ट जेनेटिक में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारे पास व्हाई वाज मेंडल वर्क वाज इनहेरिटेंस अनरिकॉग्नाइज्ड अंटिल 1900 गिव 3 रीजंस। तो सबसे पहला क्या है ना कि उस वक्त कम्युनिकेशन सिस्टम वाज नॉट गुड, दैट्स व्हाई, तो कम्युनिकेशन सिस्टम का लैकिंग था, पब्लिसिटी भी, जिसके कारण से पब्लिसिटी भी नहीं मिला, और उस वक्त उतने सोशल मीडिया तो थे नहीं। कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर, उन्होंने जीन्स को फैक्टर का नाम दिया और उन्होंने बोला था कि कुछ ऐसा चीज़ है जो ऐसा बिना चेंज हुए जाता है, उसको फैक्टर का नाम दे दिया, और नाउ डेज उसको तो जीन्स के नाम से हम लोग पढ़ते हैं, और वो डिस्क्रीट यूनिट है, दैट मीन्स कि वाज नॉट एक्सेप्टेड, दैट मीन्स कि उसका ब्लेंडिंग नहीं होता है, ठीक है। लोगों का मानना था कि उसका ब्लेंडिंग होता है, पर नहीं, ब्लेंडिंग क्यों होगा, नहीं होगा, वो तो सही बोल रहे थे, पर पीपल बिलीव दैट वाज कंटिन्यूअस, दैट मीन्स कि वो डिस्क्रीट नहीं है, वो एक सेपरेट यूनिट नहीं है, उसका मतलब जो कैरेक्टर है, ट्रेट है, उसका ब्लेंडिंग होता है। तो वो ये अदर साइंटिस्ट का मानना था, पर मेंडल का मानना था कि डिस्क्रीट यूनिट, दैट मीन्स एक सेपरेट यूनिट है, एक सेपरेट ट्रेट को आगे प्रोसीड करता है। मेंडल एक मैथमेटिकल अप्रोच दिया था जिसके कारण से थोड़ा उनको सम्मान कम मिला, सोचा कि मैथ कौन पढ़ता है, ऐसे बायो वाले लेने वाले सोचते ना मैथ क्यों पढ़ना है, पर मैथमेटिकल अप्रोच से ही ये चीज़ों का सॉल्व आउट हुआ। और मैंने अपने लेक्चर में बहुत सारे ऐसे आपको टिप्स बताए हैं कि कैसे पनेट स्क्वायर सॉल्व करना है, कैसे क्या करना है, और मैंने बहुत सारा फार्मूला भी बताया, ठीक है, जिससे तुरंत जो क्रॉस वाला क्वेश्चन है वो तुरंत हो जाएंगे। पर आपको उसके लिए अभी नहीं सोचना, वो नीट लेवल पे आते हैं, अभी आपको बोर्ड के ऊपर फोकस करना है। Which chromosomes carry the mutant genes that cause thalassemia in humans? What problems are caused by this mutant genes? तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर हम बात करते हैं थैलेसीमिया एक डिजीज होता है, सबसे पहले ये एक इनहेरिटेंट डिजीज है, दैट मीन्स की ऑटोसोमल रिसेसिव
है, ऑटोसोमल रेसेसिव है और कैसा है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। इट अकर ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन। क्यों हो रहा है ये, म्यूटेशन होने के बाद और डिलीशन होने के बाद। किसमें म्यूटेशन और डिलीशन हो रहा है, ऐसा जीन, ऐसा इनकोडिंग जीन में जो हीमोग्लोबिन के अंदर ग्लोबिन चेन को बनाता है, वो जीन में अगर म्यूटेशन होता है तो प्रॉब्लम क्या होगा, जॉन्डिस और एनीमिया हो सकता है। और थैलेसीमिया जो होता है वो अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया होता है। और अब हम लोग बात करते हैं कि अल्फा और बीटा थैलेसीमिया में क्या क्या होता है और क्या कौन सा जीन में डिफेक्शन आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि ये म्यूटेशन और डिलीशन जीन का होता है जो कंट्रोल करता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबिन चेन इन हीमोग्लोबिन। अल्फा थैलेसीमिया का बात करते हैं, ये होता कैसे है, डिफेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ अल्फा ग्लोबुलिन। और उसके बाद यहाँ पे देखो जीन का नाम दिया हुआ है HbA1 HbA2 ऑन क्रोमोसोम नंबर 16 कॉज एनीमिया और जॉन्डिस। तो ये तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनीमिया और जॉन्डिस कॉज करेगा HbA1 HbA2 जो 16 नंबर क्रोमोसोम से प्रेजेंट होता है ये दोनों जीन पे डिफेक्ट आने के बाद। अब उसके बाद बीटा थैलेसीमिया का बात करते हैं, यहाँ पे म्यूटेशन आता है HBB जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स 11। यहाँ पे 16 नंबर क्रोमोसोम्स, यहाँ पे 11 नंबर क्रोमोसोम्स, बस अंतर तुम्हारा इतना है जो तुमको याद रखना है। और उसके बाद एनीमिया और जॉन्डिस होगा और स्केलेटल डिस्फॉर्मिटीज, दैट मीन्स कि तुम्हारे शरीर के बनावट में स्केलेटल सिस्टम में जब प्रॉब्लम आने लगेगा तो शरीर का जो ढांचा है उसमें भी तो दिक्कत देखने को मिलेगा। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन अब है डिफरेंस बिटवीन मेल हेट्रोगेमेटी और फीमेल हेट्रोगेमेटी और फीमेल हेट्रोगेमेटी विथ एन एग्जाम्पल। तो तुम्हारे बुक में मेल हेट्रोगेमेटी और फीमेल हेट्रोगेमेटी के बारे में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले पता होना चाहिए मेल प्रोड्यूस करता है दो तरह का गैमेट एक्स और वाई, ठीक है। वहीं पे फीमेल्स जो प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, और इंसेक्ट के अंदर अलग होता है, एक बार जान लेना, और बर्ड्स के अंदर अलग होता है। तो अगर हम बात करते हैं ह्यूमन के अंदर तो एक्स और वाई प्रोड्यूस होता है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स। अगर हम देखते हैं इंसेक्ट्स के अंदर जो होता है XO सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, इंसेक्ट्स के अंदर क्या है XO सेक्स क्रोमोसोम्स है। दैट मीन्स कि यहाँ पे ग्रास ओवर और बग्स जो एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फीमेल हेट्रोगेमेटिक में यहाँ पे तुमको याद रखना है फीमेल प्रोड्यूस करता है दो तरह का गैमेट जिसमें से हमारे पास Z और W सेक्स क्रोमोसोम्स है। दैट मीन्स कि Z और W, तो यहाँ पे दो चीज रिस्पॉन्सिबल है जब क्रॉस कराओगे। हम लोग ने इसके ऊपर बात किया था जहाँ पे बर्ड्स हेट्रोगेमेटी होता है और बर्ड्स रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी जेंडर के बारे में अगर हम बात करते हैं बर्ड्स में। वहीं पे ह्यूमन बींग्स में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मेल्स रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि वहाँ पे हेट्रोगेमेटी देखने को मिलता है, फीमेल्स में होमोगेमेटी देखने को मिलता है, वहाँ पे एक ही तरह का XX क्रोमोसोम्स होता है। हमारे पास इंसेक्ट का बात करते हैं तो बस याद रखना X और O इस तरीका से, और बर्ड्स में ZW देखने को मिलता है। ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। Explain the cause responsible for human having sex chromosomes XXY instead of XX और XY। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि explain the cause responsible for, किस कारण से ह्यूमन, कोई भी ह्यूमन में सेक्स क्रोमोसोम्स XXY है, होना क्या चाहिए था XX और XY। सबसे पहला इसका आंसर क्या लिखना है कि इंडिविजुअल विथ 47 क्रोमोसोम्स 44 प्लस XX, मतलब देख सकते हो कि एक एडिशनल X है, तो इसके कारण क्या प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे पहले मेल्स विद किनफ्लेटल सिंड्रोम में ये देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है, यूनियन ऑफ एबनॉर्मल एक्स एग ड्यू टू नॉन डिसंक्शन विद नॉर्मल वाई स्पर्म। ये तुमको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तुमको याद रखना है। ये इट रिजल्ट फ्रॉम द, किसके कारण ये हो रहा है, यूनियन ऑफ एबनॉर्मल एक्स एग ड्यू टू नॉन डिसंक्शन विद नॉर्मल वाई स्पर्म। और इसमें होता क्या क्या है, डिफरेंसेस फ्रॉम नॉर्मल मेल्स। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले टेस्टिकल्स जो होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो अनडेवलप्ड होंगे और यहाँ पे तुमको गायनेकोमेस्टिया सिम्टम दिखेगा, दैट मीन्स की इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट। तो ये तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम है किसके अंदर, तुम्हारे पास किनफ्लेटर सिंड्रोम में। टर्नर सिंड्रोम, किनफ्लेटर सिंड्रोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखो, तुम्हारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास है कि एक कपल विथ नॉर्मल विजन बियर ए कलर ब्लाइंड चाइल्ड। एक अब नॉर्मल पर्सन है, अब उस नॉर्मल पर्सन का, एक नॉर्मल कपल है ना, उसका जो चाइल्ड हुआ वो कलर ब्लाइंड आया। तो अब तुम क्रॉस करो और बताओ कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। मेंशन द सेक्स ऑफ द अफेक्टेड चाइल्ड, और उसके साथ साथ बताओ कि वो मेल है या फीमेल है। तो सबसे पहले यहाँ पे तुमको समझना है कि कुछ इस तरह का सिचुएशन देखने को मिला होगा जहाँ पे एक कैरियर जरूर होगा और वो कैरियर हमारे को कुछ यहाँ पे है। तो कलर ब्लाइंडनेस सबसे पहले है क्या, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में तुमको लिखना है कि सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है।
सेक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर है, बोथ पेरेंट्स आर नॉर्मल बट उसका चाइल्ड कलर ब्लाइंड है, बोथ पेरेंट्स आर नॉर्मल बट उसका चाइल्ड कलर ब्लाइंड है, मीनिंग डैट कि मेल पेरेंट्स नॉर्मल है। इसका मतलब क्या हो गया, मेल पेरेंट्स नॉर्मल है, तो कैरियर कौन है, फीमेल पेरेंट्स कैरियर है। क्रॉस कैसे करवा दो, देखो ध्यान से, तो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या है, देखो एक्स वाई है, और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, दोनों पेरेंट्स जैसे नॉर्मल है। इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि जब दोनों पेरेंट्स नॉर्मल है, इसका मतलब एक जरूर कैरियर होगा और वो कैरियर फीमेल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको कैरियर को हम इस तरीका से दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, इसका एक इधर सेपरेट हुआ, एक इधर सेपरेट हुआ, और एक्स वाई इसमें 2 है। अब इसको जब हम क्रॉस करेंगे तो एक नॉर्मल डॉटर बनेगा। अब एक अगर इसके साथ क्रॉस होता तो फ्यूचर में उसका एक नॉर्मल सन बनता, और अगर ये कैरियर के साथ एक्स एक्स क्रॉस होता तो एक कैरियर डॉटर बनेगा, ठीक है। अगर फ्यूचर में उसका एक कैरियर डॉटर भी बन सकता है। अब उसके बाद देखो, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक कैरियर यहाँ पे भी आ रहा है, तो वाई यहाँ पे देखो कलर ब्लाइंड सन, तो ये वाला क्रॉस देखने को मिला होगा, तो जाके सिचुएशन ये हुआ होगा, ठीक है, जहाँ पे कैरियर और यहाँ पे एक वाई आया होगा, तब जाके सन हुआ, और वो सन कैसा हुआ, कलर ब्लाइंडनेस हुआ। अगर यहाँ पे नॉर्मल एक्स रहता और नॉर्मल ये वाला वाई होता तो हमारे पास नॉर्मल सन होता, पर यहाँ पे कैरियर आया होगा और वाई आया होगा, तो जाके ये आया होगा, तो ये तुमको दिखाना होगा कि इसका जो कलर ब्लाइंड सन का क्या होगा, तो कुछ इस तरह का होना चाहिए, अफेक्टेड चाइल्ड इज मेल, ठीक है, ये तुमको दिखाना था। तो ये कैसे हुआ, ये तुमको पता होना चाहिए था, कहाँ से क्या आया है। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेम द डिसऑर्डर ऑफ ह्यूमन सफर्स फ्रॉम ड्यू टू मोनोसोमी ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम्स, गिव द कैरियोटाइप एंड राइट द सिम्टम्स। तो अगर हम बात करते हैं मोनोसोमी, तो यहाँ पे फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे टर्नर सिंड्रोम के बारे में, जहाँ पे अब्सेंस होता है। मोनोसोमी मींस एक एक्स क्रोमोसोम्स अब्सेंस है, जो एक एक्स क्रोमोसोम्स अब्सेंस है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 44 ऑटोसोम्स प्लस एक्स, और यहाँ पे एक अब्सेंस है तो यहाँ पे 0 डाल रहे हैं, इसी तरीका से हम लोग दिखा रहे हैं, ठीक है। या ओ, अब तुम ओ से याद रखो या फिर 0 से याद रखो, ओ तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे क्या है, 0 0 कैसे दिखा रहा है, 44 प्लस एक्स और 0। यहाँ पे देखो सेक्स क्रोमोसोम, सिम्टम्स क्या होगा, स्ट्राइल फीमेल, लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, दैट मीन्स कि सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर स्टेट नहीं होगा, बैक्ड नेक होगा। बॉयज में यहाँ पे कैसे, यहाँ पे कोई कोई तो जिम भी जाते हैं और इसका भी बैक्ड नेक बनाते हैं, पर ये फीमेल्स में देखने को मिलेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो नेक होगा, यहाँ पे तुम्हारा बैक्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, बैक्ड नेक विथ ब्रॉड चेस्ट, अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट, और अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखो हम लोग बात करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है कि 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में तुमको बताना है। वो जो 2 कॉन्ट्रास्टिंग दैट मीन की ट्रेट है विथ रिस्पेक्ट टू सीड्स, किसका सर, पी प्लांट का, दैट वेयर स्टडीज बाय मेंडल। तो मेंडल ने जो स्टडी किया था, मेंडल ने क्या स्टडी किया था, जो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को स्टडी किया था ना, उसके बारे में आपको दिया हुआ है। एक तो दिया हुआ है सीड का शेप, दैट मीन्स की सीड का शेप अगर राउंड है तो उसके लिए अगर कैपिटल आर यूज कर रहे हो तो जेनेटिक्स में इसका अपोजिट लेटर यूज होता है, अपोजिट दैट मीन्स की स्मॉल लेटर यूज होता है, तो राउंड का रिंकल हो जाएगा, डब्ल्यू मत यूज कर देना, तो राउंड का रिंकल दैट मीन्स के स्मॉल आर। सीड का कलर जो होगा अगर येलो है तो डोमिनेंट येलो होता है, पता होना चाहिए, पता होता नहीं है, एकदम याद कर लो क्योंकि आएगा क्वेश्चन में। और ये वाई से रिप्रेजेंट हो रहा है तो ग्रीन हमारा जी से रिप्रेजेंट ना हो करके स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट होगा। अब हमारे पास दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट हमारे पास है सीड का शेप हो गया, सीड का कलर हो गया। उसके बाद हमारे पास मान लो प्लांट का हाइट भी तुम ले सकते थे, तो प्लांट का हाइट अगर हम लेंगे तो प्लांट का हाइट हमारे पास 2 होता है, या तो टॉल होगा या तो डॉर्फ होगा। अगर हम टॉल का बात करते हैं तो कैपिटल टी यूज करेंगे, डॉर्फ का बात करेंगे तो स्मॉल टी यूज करेंगे। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट, बहुत इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला ऑन व्हाट बेसिस द स्किन कलर इन ह्यूमंस कंसीडर एज पॉलीजेनिक। तो पॉलीजेनिक क्या होता है? पॉलीजेनिक कैरेक्टर का जब हम लोग बात करते हैं तो पॉलीजेनिक कैरेक्टर होता क्या है कि स्किन का कलर को 3 जीन्स अगर कंट्रोल कर रहा है या फिर 1 से ज़्यादा जीन्स कोई भी चीज़ को कंट्रोल करते हैं तो उसको हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। इसके प्लियोट्रॉपी अलग होता है। प्लियोट्रॉपी में क्या होता है, मल्टीपल फिनोटॉपिक कैरेक्टर्स जो होते हैं कंट्रोल होते हैं, जैसे कि फिनाइलकीटोन्यूरिया एक डिजीज है, वहाँ पे मैं क्वेश्चंस करवाया हूँ, ठीक है, और हो सकता है आगे आपको मिलेगा इसका, तो पीछे ही करवाया हूँ वो फिनाइलकीटोन्यूरिया वाला। तो हमारे पास क्वेश्चंस ये पॉलीजेनिक में क्या है, पॉलीजेनिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफाइंड एज ट्रेट विच इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन 1 जीन। जैसे कि स्किन का कलर जो है ह्यूमन में वो कंट्रोल कैसे हो रहा है, 3 जीन्स कंट्रोल कर रहा है, और दिस जीन्स कंट्रोल द मेलेनिन लेवल ऑफ स्किन और विच रिजल्ट इन द फिनोटाइपिक
वेरिएशंस, इसके कारण से फिनोटाइपिक वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं। और ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन जीन एंड एलील, तो मैंने लेक्चर में भी बताया था। हमारे पास मान लो कि ये हमारे पास एक डीएनए है जो एक तरह का डोमिनेंट है। क्या है? डोमिनेंट है। और आपको पता होना चाहिए कि ये डीएनए के ऊपर क्या होता है? जीन होता है। क्या होता है? जीन होता है। जीन एक सेगमेंट होता है। अब इसी को हम क्या करेंगे कि हमारा इसका दो फॉर्म बन जाएगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एलील बोल रहे हैं। क्या बन रहा है? एलील। एलील कब बोल रहा है? जब इसका सेम फॉर्म है। जैसे कि के लिए मान लो कि ये हमारे पास आई कलर के लिए, तो ये भी हमारे पास आई ब्लैक आई है जो डोमिनेंट है, म्यूटेंट है। यहाँ पे हमारे पास आई कलर चेंज हो गया, यहाँ पे भी आई कलर चेंज हो गया, यहाँ पे मान लो ब्राउन बन गया, यहाँ पे हमारे पास मान लो ग्रे बन गया, तो या ब्लू बन गया। तो इस केस में हम क्या देख पा रहे हैं कि आई कलर का ही है जीन, आई कलर का ही है डीएनए का सेगमेंट, उस पे जो जीन है। पर हमारे पास क्या है कि जो कलर है इंफॉर्मेशन से वो थोड़ा सा बदल गया है। ब्लैक से एक में क्या हो गया हमारे पास? ब्लैक से हमारे पास एक ब्राउन हो गया है, और एक हमारे पास क्या हो गया है? ग्रे हो गया है या फिर ब्लू हो गया है। तो डिफरेंस अगर लिखने के लिए बोलेगा तो इसको लैंग्वेज में कैसे लिखना है कि सबसे पहले जीन क्या एक सेगमेंट है डीएनए का जो कंट्रोल करता है स्पेसिफिक ट्रेट, किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्पेसिफिक ट्रेट को कंट्रोल करता है। फिर से मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारे पास डीएनए है और इस डीएनए के पास सेगमेंट होता है। ये सेगमेंट क्या होता है? अलग अलग सेगमेंट अलग अलग चीज़ों को कंट्रोल करता है। जैसे कि ये मान लो आई कलर के लिए, ये मान लो हेयर कलर के लिए, ये मान लो कि हमारा स्किन कलर के लिए। तो अलग अलग जीन्स के पास इंफॉर्मेशन अलग अलग होते हैं कि अलग अलग कैरेक्टर्स के अलग अलग ट्रेट को कंट्रोल करने का। तो ये हमारा इस तरह करके तुमको लिखना है। एलील क्या है? पर्टिकुलर वेरिएंट होता है जीन का, दैट मीन्स कि जीन का ही मॉडिफाइड फॉर्म होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारे पास हेयर कलर ब्लैक है, तो हेयर कलर का मॉडिफाइड फॉर्म क्या क्या हो सकता है? ब्राउन हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एलील बोलेंगे। अब उसके बाद द कलर ऑफ हेयर इज ट्रेटेड डिटरमाइंड बाय जीन बट डिफरेंट हेयर कलर आर वेरिएंट एलील, जो हमारा क्या है? एक तरह से एलील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द क्रोमोसोम्स डिफेक्ट इन इंडिविजुअल विथ टर्नर सिंड्रोम, 2015 में क्वेश्चन आया है। तो तुमको पता होना चाहिए कि टर्नर सिंड्रोम में मोनोसोमी होता है सेक्स क्रोमोसोम्स का, यहाँ पे एब्सेंस होता है एक्स क्रोमोसोम्स, जिसके कारण से 46 ना होकर 45 क्रोमोसोम्स किसी भी इंडिविजुअल्स में देखने को मिलते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 44 प्लस XO, यहाँ पे एब्सेंट O दिखा रहा है, यहाँ पे एब्सेंट को। तो इस तरीका से तुमको 45 क्रोमोसोम्स को पता होना चाहिए कि अगर एक कमा है तो 45 है, और ये लिखने के लिए आना चाहिए कि 44 प्लस XO लिखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि जो ब्रिटिश का साइंटिस्ट था RC पनेट, तुम लोग को नाम पता होना चाहिए कि ये हमारा जेनेटिस्ट था। उन्होंने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया और पनेट स्क्वायर वही दिया ना, पनेट स्क्वायर जो बॉक्स करते हो, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इन्होंने पनेट स्क्वायर दिया था और मेंशन द पॉसिबल रिजल्ट दिस रिप्रेजेंट द प्रिडिक्ट द जेनेटिस्ट क्रॉस। तो पनेट स्क्वायर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो कैलकुलेट करता है सारे प्रोबेबिलिटी को कि कितने पॉसिबल जीनोटाइपिक होंगे। और मैंने लेक्चर में इसका ये भी बताया था कि पनेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो 4 पे पावर n, जो मैं जिससे हम लोग पता कर सकते थे कि कितना बॉक्स बनेगा। तो ये एक तरह से प्रोबेबिलिटी बताता है पॉसिबल जीनोटाइपिक कितने बन सकते हैं किसी भी ऑफस्प्रिंग का जेनेटिक क्रॉस में। ये मदद करता है प्रिडिक्टिंग करने का वेरियस टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स दैट कैन बी ऑब्जर्व। वेरी इजी क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आई थिंक कि ये इसके लिए नहीं है, यस ये इसके लिए होना चाहिए, यस। तो हमारे पास जो है व्हाट इज टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस है क्या? सबसे पहले टेस्ट क्रॉस है क्या? टेस्ट क्रॉस को हम लोग बैक क्रॉस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक क्रॉस भी बोलते हैं। ये हमारे पास किसी भी चीज़ का जीनोटाइपिक, और बेसिकली अगर देखा जाए जीनोटाइपिक पता करने के लिए ही बनाया गया था। अगर हम कैपिटल सोचो कि अगर हम डोमिनेंट कैरेक्टर को ले रहे हैं, टॉल को ले रहे हैं और उसको हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं, तो उस केस में होगा क्या? जब हम लोग क्रॉस करवाएंगे तो सारा चीज़ तो टॉल बनेगा। पर अगर हम हेट्रोजाइगस ले रहे हैं, टी और स्मॉल टी ले रहे हैं, तो जरूर वो अपना एक ना एक प्लांट को डॉर्फ बनाएगा। इसी तरीका से हमको पता चल जाएगा कि जब हम लोग क्रॉस करवाएंगे, दैट मीन्स रेसेसिव से क्रॉस कराते हैं। यहाँ पे हमेशा यहाँ पे रेसेसिव से क्रॉस कराया जाता है। जैसे स्मॉल टी है, उस तरीके से स्मॉल आर भी हो सकता है, पर बशर्ते तो वहाँ पे कैपिटल आर होना चाहिए। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब हम लोग इसको क्रॉस करवाते हैं तो इस केस में हम लोग को पता चल जाता है उसका फिनोटाइपिक कैसे, जीनोटाइपिक कैसे पता चलता है, कैसे लिखना है, अभी तुरंत पता चल जाएगा। देखो, टेस्ट क्रॉस एक तरह का क्रॉस होता है जो डिटरमाइन करता है किसी भी इंडिविजुअल्स का होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। सबसे पहले या होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। द इंडिविजुअल इज क्रॉस विद द होमोजाइगस रिसेसिव। जैसे कि टॉल होमोजाइगस लिया गया, और देखो यहाँ पे कैपिटल टी को स्मॉल टी से जब करवाएं तो हमारे पास गैमेट जो बना होगा टी और स्मॉल टी बना होगा, ठीक है। और जिसमें से भी हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? सारा टॉल आया होगा। पर अगर सारा टॉल आया दैट मीन्स कि हमारा जरूर ये वाला जो कैरेक्टर होगा डोमिनेंट होगा।
कैपिटल टी होगा। अगर प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है सिर्फ टॉल प्लांट ऑफस्प्रिंग, देन जीनोटाइप इज होमोजाइगस। अगर टॉल हेट्रोजाइगस से हम क्रॉस करा रहे हैं तो इस केस में क्या होगा, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हमारे पास कुछ ऐसा आना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स कि टी, स्मॉल टी एंड टी, कुछ गैमेट हाँ यहाँ से क्या ऐसा ही बन सकता है, यहाँ से टी निकला और यहाँ से देखो तुम्हारे पास एक स्मॉल टी। दैट मीन्स कि हमारे पास जो प्रोजेनी बनेगा टी स्मॉल टी बनेगा और स्मॉल टी बनेगा। दैट मीन्स कि रेशियो लगभग 1:1 का आएगा। कैसे आएगा, इसको क्रॉस के माध्यम से देख सकते हो तुम। देखो तो हमारे पास देखो यहाँ पे हम लोग क्रॉस करवाए, ये तो नॉर्मल मोनोहाइब्रिड का हो गया, ठीक है। तो ये जो हमने किया है ऐसे करके तुम दिखा दोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। और आई थिंक कि ये तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। हाँ, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। तो ये तुमको बस ध्यान क्या रखना है टेस्ट क्रॉस में कि जब हम लोग कैपिटल टी से करा रहे हैं तो सारा टॉल आ रहा है। अब स्मॉल हेट्रोजाइगस से करा रहे हैं तो डॉर्फ आएगा और रेशियो 1:1 में आ रहा है। तो इसका मतलब कि जरूर हमारा जब डॉर्फ आया तो 1:1 में आया तो जरूर हमारे पास जो हेट्रोजाइगस गैमेट पार्ट लिया होगा। तो ये क्वेश्चन था। स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड प्रपोज बाय मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का बात करते हैं तो ये जो लॉ होता है ये बताता है कि फैक्टर और एलील हमेशा क्या होता है, जोड़ा में होता है और सेग्रीगेट करता है अलग ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। और सच गैमेट रिसीव ओनली वन पेयर ऑफ ए फैक्टर, और ऐसा समझ लो कि एक पेयर ऑफ फैक्टर्स को रिसीव करता है, यहाँ पे किसी भी तरह का ब्लेंडिंग शो नहीं करता है। मैंने क्लास में बहुत बार इसके ऊपर बात भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल एक्सप्लेन फिनोमेना ऑफ मल्टीपल एलिजम्स, कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलिजम्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन। तो तुमको पता होना चाहिए कि एक एग्जांपल के थ्रू तुम समझाओ कि मल्टीपल एलिज्म और कोडोमिनेंस का प्रोसेस ह्यूमन पॉपुलेशन में जो मल्टीपल एलिज्म और कोडोमिनेंस दोनों शो करने वाला हमारा सिस्टम ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है। ब्लड ग्रुप में वी नो कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं, बी पढ़ते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं और ओ ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं, जिसमें से कि तुमको याद रखना है कि ये जो ब्लड ग्रुप होते हैं ये कंट्रोल होते हैं जीन आई से, जहाँ पे जीन आई का 3 एलील होता है। कौन कौन सा एलील होता है, आई होता है, आई बी होता है और स्मॉल आई होता है। ये इसको हम मल्टीपल एलिलिज्म बोलते हैं। आई और आई बी कम्प्लीटली डोमिनेंट होता है आई पे, मतलब कि आई ए और आई बी तो आराम से कम्प्लीटली डोमिनेंट होता है आई पे। अगर आई ए और आई बी साथ में आ जाए तो इसके कारण से ये जो प्रोड्यूस करते हैं ब्लड ग्रुप उसको बोलते हैं ए बी, और ये ए बी हमारे पास कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल होता है। मतलब कि सबसे हीटअप पॉइंट ये वाला है जो तुमको लिखना है कि ऐसा केस कब कोडोमिनेंस कब दिखेगा। कोडोमिनेंस जब दिखेगा जब आई ए और आई बी कंप्लीटली हमारा क्या है एक साथ आ जाए। जब एक साथ आएगा तो दोनों का एक्सप्रेशन दिखेगा और जिसके कारण से हम वो टर्म को कोडोमिनेंस बोलते हैं। और ब्लड ग्रुप और जीनोटाइप यहाँ पे देखो लगा हुआ है, जिसमें से भी ये तो नॉर्मल है हमारे पास डोमिनेंट जो दिखा रहा है, यहाँ पे आई ए तुम्हारा डोमिनेंट दिखाएगा, यहाँ पे आई बी तुम्हारा डोमिनेंट दिखाएगा। इस केस में तुम्हारे पास जो डोमिनेंट दिखाएगा वो और ए और बी है। दैट मीन्स कि इसी को एग्जाम्पल जो हमारे पास कोडोमिनेंस का होता है ये वाला, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इन ए टिपिकल मेंडेलियन डायहाब्रिड क्रॉस। तो आपके पास ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको दिखाना है कि एक्सप्लेन करना है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक मेंडेलियन डायहाब्रिड क्रॉस से। सबसे पहले डायहाब्रिड क्या होता है, मोनोहाब्रिड क्या होता है। जब सिंगल कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं उसको हम मोनोहाब्रिड बोलते हैं, जब मोर देन वन कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं उसको हम लोग डायहाब्रिड बोलते हैं। अब उसके बाद हमारे पास पॉइंट है कि जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसको आप लिखोगे कैसे। जब दो पेयर और दो ऑफ ट्रेट का जो तुम्हारा कंबाइंड हुआ हाइब्रिड में, वन पेयर ऑफ कैरेक्टर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑन द अदर पेयर कैरेक्टर। दैट मीन्स कि तुम सोचो तुम्हारे पास राउंड येलो, राउंड ग्रीन और रिंकल येलो, ये रिंकल ग्रीन, ये चारों जो बना है क्या ये किसी पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं। अलग अलग सेग्रीगेट हुआ, राउंड येलो मिला और रिंकल ग्रीन मिला और ये सबका 4 पेयर बन के आया और चारों में इतना दम है कि ये किसी से मिल नहीं रहा है। राउंड येलो 9 बना, राउंड ग्रीन 3 बना। मैंने डिटेल में लेक्चर में सारा करवाया है, क्लास में भी करवाया है, रिंकल येलो और रिंकल ग्रीन। तुम देख सकते हो ये जो चारों बना है इसका अपना अपना अस्तित्व। डेट मीन्स कि ये जो जनरेट हुआ है कहाँ से जनरेट हुआ है, जब क्रॉस करवाए थे डायहाब्रिड क्रॉस का तो वहाँ से बना है। तुम देखो कि F1 जनरेशन में तो तुम्हारे पास राउंड येलो आया, जब इसको सेल्फिंग करवाया F2 में तो पनेट स्क्वायर जब तुम इसका बनाओगे दैट मीन्स कि यहाँ देखो तुमने ये वाला गैमेट लिया राउंड येलो और रिंकल ग्रीन,
दैट मीन्स कि एक में कैपिटल लेटर लिया, एक में स्मॉल लेटर लिया, तो हमारे पास गैमेट बन के आया आर वाई और स्मॉल वाई। जब तुम इसको देखो F1 में तो राउंड येलो देखने को मिला, जब तुम F2 में इसको सेल्फिंग कराया तो तुम्हारे पास पूरा रिजल्ट ऐसा आया। और मैं बार बार क्लास में बताता हूँ कि गैमेट बनाने के लिए कैसे बनाया जाता है, कि 7 डिफरेंट मिलेंगे फिर गैमेट बनेंगे। जैसे कि ये जो 4 गैमेट बना ये कैसे बना होगा, ध्यान से देखना। कुछ हमारे पास ऐसे बना होगा। सबसे पहले यहाँ से आर वाई, सेम नहीं, डिफरेंट बस बनाना है, इसका याद रखना है बात, ठीक है। आर स्मॉल वाई, उसके बाद ये हमारे पास स्मॉल वाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और बन जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। तो तुम देखो ये वाला यहाँ पे है, ठीक है सर जी। ये वाला तुम देख, ये वाला यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद देखो आर कैपिटल वाई यहाँ पे है, उसके बाद स्मॉल आर स्मॉल वाई यहाँ पे है। यह इसी चीज़ को हम एक तरफ इधर लिखे, एक तरफ इधर लिखे, अब क्रॉस कराते चल जाओ तो तुम्हारे पास राउंड येलो जो बन जाएगा 9, राउंड ग्रीन बन जाएगा 3, रिंकल येलो बन जाएगा 3 और रिंकल ग्रीन बन जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग द सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स। तो 2015 में ये क्वेश्चन आया है और ये जो क्वेश्चन है जहाँ पे हमको पता है कि जो वर्ड्स के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो कैसा होता है, ZW और ZZ। इसका मतलब क्या होता है हम लोग देखते हैं अभी तुरंत। जो फीमेल्स यहाँ पे होता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में मेल्स क्या होता है, हेट्रोगेमेटिक होता है, पर यहाँ पे फीमेल्स क्या होता है, हेट्रोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे ZW प्रेजेंट होता है। हेट्रोमॉर्फिक का मतलब कि यहाँ पे जो गैमेटिक उसका होगा उसका मॉर्फोलॉजी में थोड़ा सा अलग होगा। दैट मीन्स कि जिस तरीका से मेल्स में X और Y होता है, फीमेल्स में XX सिर्फ होता है, और वहाँ पे जो ह्यूमंस में मेल्स रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी चाइल्ड के लिए, उसके जेंडर के लिए, पर यहाँ पे उसी तरीका से फीमेल्स रिस्पॉन्सिबल है कि मेल होगा या फीमेल होगा। मेल्स have homomorphic sex chromosome, that means के ZZ। 2 टाइप्स ऑफ X यहाँ प्रोड्यूस होगा फीमेल्स के अंदर, Z और W। जब तुम्हारे पास ZW है तो Z और W होगा, पर स्पर्म्स जो प्रोड्यूस होगा उसमें ZZ ही होगा, सिर्फ Z होगा। यही यहाँ पे हीट अप पॉइंट है जो तुमको याद रखना है। तो मेल के अंदर जो बनेगा AA प्लस ZZ वी कैन राइट हियर, और फीमेल्स के अंदर AA प्लस ZW। जो ऑफस्प्रिंग बनेगा मेल में AA प्लस ZZ मेल होगा, और फीमेल में AA प्लस ZW बनेगा। जब तुम इसका क्रॉस करा रहे होगे तो मेल और फीमेल है हमारे पास, AA प्लस ZZ, A यहाँ से निकला और Z निकला, और A प्लस Z A प्लस W यहाँ पे 2 निकला, ठीक है। अगर ये इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ हुआ तो मेल बने, और इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ हुआ तो फीमेल बने। अब यहाँ पे देखो ZW के साथ कॉम्बिनेशन हुआ तो फीमेल बनी, और यहाँ पे बना तो मेल बना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास। TH मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को ही किस खुशी में लिया था, दैट मीन्स के ड्रोसोफिला मेलन गोस्टर टू स्टडी सेक्स लिंक जीन्स फॉर लैब एक्सपेरिमेंट। क्यों लिया था ऐसा, क्या क्या आखिर इसमें क्या क्या खासियत था ऐसा जिसके कारण से लिया था। बस एक रात जागना पड़ा ये सारा लेक्चर शूट करने के लिए, क्योंकि तुमको भी पता है कि स्कूल में भी पढ़ाना होता है 6-7 घंटा, और उसके बाद ट्यूशन में भी पढ़ाना होता है 2 घंटा। पर कोई बात नहीं, ये वर्थ होगा। आई थिंक कि ये लेक्चर जब तुम देख रहे होगे तो तुमको पता चलेगा कि इसका कितना फ़ायदा। हम लोग कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, तो तुम अपना काम करो, हम लोग भी हम अपना काम कर रहे हैं। डैट मीन्स कि तुमको अच्छी तरीक़े से कंटेंट को डिलीवर कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम ये सारे को देखते हो, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इससे इंपॉर्टेंट तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि स्क्रीन टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लगे रहना, देखते रहना, पढ़ते रहना, ठीक है। तो 12th क्लास रियली में टफ होता है, तो पहले इसको पार करते हैं, अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद फिर नीट भी आएगा, नीट के ऊपर भी तैयारी करना है। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, दे कुड बी ग्रोन इन ए सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन ए लेबोरेटरी। दैट मीन्स कि इसको लेबोरेटरी में भी ग्रो कर सकते हैं। सिंपल, नॉट कॉम्प्लेक्स चीज़ चाहिए, ज़्यादा चीज़ नहीं चाहिए। सिंपल सिंथेटिक मीडियम प्रोवाइड करने के बाद इसको ग्रो किया जा सकता है। दे कंप्लीट लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स। और दूसरा चीज़ क्या है इसका ना, 2 वीक्स है। शॉर्ट लाइफ स्पेन एक तरह से देख सकते हो कि इसका कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल 2 वीक्स का ही होता है। तो इसमें आराम से इसके ऊपर डिटेल स्टडी किया जा सकता है बिना कुछ नुकसानदायक, बिना कुछ सोचे हुए। उसके बाद सिंपल मीटिंग कुड प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनिफ्लाइज। क्या चाहिए हम लोग को, अरे भाई एक बार मीटिंग करो, बहुत सारा बच्चा बनाओ, और ये हमारे एको चाहिए, और जिसके कारण से ये इसको हम चूज कर रहे हैं। रेड चलो, रेड चला। उसके बाद देयर वाज ए क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्सेस। दैट मीन्स कि वी कैन इजिली डिस्टिंग्विश बाय सेइंग दैट कि मेल है या फीमेल है। अगर मेल है तो फीमेल है, ये अगर हम डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं, सिंथेटिक मीडियम में इसको हम बना पा रहे हैं। अगर इसका लाइफ साइकिल छोटा है तो क्यों नहीं इसको हम चूज करेंगे बोलो तो हमारे पास TH मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को चूज किया था। दे हैव मेनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटी वेरिएशंस दैट कैन बी सीन इन ए लोअर माइक्रोस्कोप। और यहाँ तक ये भी क्या कि हम लोग को एडवांस माइक्रोस्कोप भी नहीं चाहिए, इसके सारे
मॉर्फोलॉजी सब चीज़ को देखने के लिए हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इजीली, और कुछ हेरिडिटी वेरिएशंस को भी देख सकते हैं इवन इन अ लोअर माइक्रोस्कोप। तो तुम इसको वीडियो पॉज करो और ये क्वेश्चन को लिखो, ये बहुत एक्सप्लेन द मैकेनिज्म्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। तो सबसे पहले ह्यूमंस का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या फॉलो किया जाता है तुमको पता होना चाहिए, एक्स और एक्स एक्स वाई टाइप, जिसमें से आपको पता होना चाहिए कि 23 पेयर क्रोमोसोम्स ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं, जिसमें से हमारे पास 22 पेयर जो होते हैं वो उसको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं, और एक पेयर को सेक्स क्रोमोसोम्स दैट मीन्स की एलोसोम्स बोलते हैं। यहाँ पे अगर देखते हैं तो फीमेल्स होमोगेमेटिक होती है और वहीं पे मेल हेट्रोगेमेटिक होती है। दैट मीन्स की फीमेल्स जो प्रोड्यूस करता है ओवा उसमें सिर्फ क्रोमोसोम्स एक्स होता है, वहीं पे अगर स्पर्म का प्रोडक्शन में देखते हैं तो एक्स और वाई दोनों का कॉम्पोजिशन देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे तुम देखोगे स्पर्म से अगर एक्स और एक से एक्स मिला तो फीमेल चाइल्ड बना, स्पर्म का अगर वाई और एक से एक्स ही आएगा तो यहाँ पे मेल चाइल्ड बनेगा। और सेक्स रेशियो ऑफ प्रोजेनी 1:1। इसको दिखाना कैसे, अगर यहाँ पे तुम्हारे पास मेल और यहाँ पे अगर फीमेल, यहाँ पे भी मेल लिख दो, यहाँ पे भी फीमेल लिख दो, ठीक है। इस केस में तुमको पता है यहाँ पे क्या है, तुम्हारे पास एक्स एक्स है, यहाँ पे क्या है एक्स वाई है, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या निकल रहा है तुम्हारे, देखो अगर एक्स एक्स मैच कर रहा है तो यहाँ पे गर्ल चाइल्ड बनेगी, और एक्स वाई मैच कर रहा है तो यहाँ पे बॉय चाइल्ड बनेगा। दैट्स इट फॉर टुडे, दैट मीन्स की फॉर दिस लेसन। तो हम लोग फिर से इस सेशन को बंद यहाँ पे एंड करते हैं, दैट मीन्स की प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को यहाँ पे खत्म करते हैं, सेशंस को एंड कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि आपका परसों एग्जाम है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, और आपने अपने आप को बहुत मजबूत बनाया होगा इस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो एग्जाम दो और आराम से रिलैक्स करो, फिर उसके बाद हम लोग एक नए सेशन के साथ मिलते हैं। और अगर आपको नोट्स और ये जितनी चीज़ हमने प्रोवाइड किया है वो सारा चीज़, अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो जाके आप सेशंस को देखो, बहुत कम समय में हम लोग किया है। बहुत लोगों का मैसेज आया है कि सर आपने जो करवाया वो बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत अच्छी तरीक़ा से हम लोग ने उसको यूज़ किया है, ठीक है। तो अब आपका बायोलॉजी का बारी है, तो आप अच्छी तरीक़ा से सारे सेशंस को देखो और हम लोग मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। थैंक यू।